सभी का आज कार्यक्रम में स्वागत है। और आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर ओमेंद्र पाल सिंह और डॉक्टर ओपी सिंह भी इनको शॉर्ट में बोल देते हैं। एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में। कृषि के विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टरेट होने के नाते जो है, जब पीएचडी कर लेता है तो कृषि का वैज्ञानिक भी होता है। और इन्होंने सरकार में और प्रांत में काफी काम किया है। जो ऑफिसर होते हैं वो लिंक होते हैं सरकार और किसानों के बीच में। और जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं, कृषि की नीतियां जो है, वो किसानों तक ले जाना, उसको लागू करना और किसानों की जो समस्याएं होती हैं उनसे अवगत कराना। एक और भी कृषि अधिकारियों का रोल रहता है, क्योंकि हमारे सभी प्रांतों में एक एक कृषि विश्वविद्यालय तो हर एक प्रांत के अंदर है ही। तो रिसर्च जो होती है और जो एकेडमिक एक्टिविटी होती है वो कृषि विश्वविद्यालय में होती है। और जो फील्ड का काम होता है वो कृषि अधिकारी देखते हैं। और एडिशनल डायरेक्टर बड़ी की पोस्ट होती है स्टेट की, बड़े सीनियर लेवल पे इन्होंने काम किया है और काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, साइंटिस्ट हैं। और विषय दूसरा जो है, हमारी कृषि की जो ग्रुप बना था, एक्सपर्ट ग्रुप बना था, उसके चेयरमैन भी हैं। उस नाते भी इनकी आज की प्रेजेंटेशन अहम हो जाती है, क्योंकि जो ये दिशा हमारे को देगी भारत पुनर्निर्माण के आंदोलन में। और मेरा ये रहेगा कि जितना आज बता सके ओमेंदर जी, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा तक आपके पास टाइम है। तो अगर आप उसको लगातार भी बोल सकते हैं। और बीच में अगर किसी साथी का कोई सवाल आ जाता है तो वो बोलने के बजाय अपने जो है चैट में लिख दे, और ओमेंद्र जी उसको देखते रहेंगे साथ साथ। अगर उनको उचित लगेगा तो साथ के साथ क्लियर कर देंगे। और अगर उनको लगा कि इसको प्रेजेंटेशन के बाद ही जवाब देना है, तो आज पहले जो है जवाब जितने भी चैट में लिखे जाएंगे, ओमेंद्र जी चैट को देख के उनके जवाब पहले देने हैं। फिर जिनके भी हाथ उठे होंगे और जो सवाल जिनके बाकी रह जाएंगे, वो एक एक करके हम सबको समय देंगे। 9:45 तक हमारा ये कार्यक्रम है और उससे आगे ना बढ़े, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। एक बार पुनः मैं सभी साथियों की तरफ से, मैं अपनी खुद की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उम्मीद करते हैं कि आज हमारे काफी अनसुलझे क्वेश्चंस कृषि के बारे में, रासायनिक खेती के बारे में, रासायनिक खेती से मुक्ति के बारे में और आगे के हमारी क्या दिशा रहेगी उसके बारे में आज हमें पूरा उम्मीद है कि एक रास्ता हमें मिलेगा। और इसी सब के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ओमेंद्र पाल सिंह। डॉक्टर ओपी सिंह प्लीज। धन्यवाद योगेंद्र जी। और मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं यहाँ। आज का टॉपिक मुझे मिला है कि विष मुक्त खेती किस प्रकार हो सकती है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप बोलते रहिए कंटिन्यूअसली, बीच बीच में कई बार स्पीकर ऑन हो जाते हैं। मेरा अनुरोध है सभी से कि स्पीकर अपना ऑफ रखिए। बलदेव राज जी भी का भी ऑन है, उससे डिस्टरबेंस आती है और वक्ता को भी थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। तो लगातार मेरी कहीं आवाज भी ठीक आ रही आपको है? कहीं भी आपको दिक्कत आएगी, आवाज की आएगी, हम आपको इंटीमेट कर देंगे। अदरवाइज आप नॉन स्टॉप चलिए। अच्छा अच्छा। जी। तो विष मुक्त खेती के बारे में हम चिंतन मनन करें और समझें, सोचें तो खेती में विष किसको कहा जा रहा है, पहला प्रश्न ये है। तो मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, तीन चीजें हैं जिनको हम विष मान रहे हैं खेती में। सामान्य लोगों के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दो अलग अलग चीजें नहीं है।
और फर्टिलाइजर। तो यानी कि मैं दो कैटेगरी में इनको बांट ले रहा हूँ, एक इंसेक्टिसाइड और एक फर्टिलाइजर्स। तो किस प्रकार उनका यूज हमारे लिए मजबूरी बन गया, क्यों उसकी आवश्यकता हुई, और अब वर्तमान में वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, क्या क्या उन्होंने खोज लिया है, और क्या संभावनाएं दिखती हैं भविष्य में कि हम इनसे कितना छुट्टी पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ये बैकग्राउंड है मेरी अपनी, जो है मेरे दिमाग में, मेरी अपनी टॉक के लिए। बात थोड़ी थोड़ी चूंकि साइंटिफिक बेस रहेगी, तो हो सकता है कि आपको कहीं कहीं टेक्निकल और या बोरिंग शब्द लगे। मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप थोड़ा सा बियर अप करें। मैं हालांकि पूरी प्रयास करूंगा कि मेरी चर्चा आपके लिए पैलेटेबल हो। मैं उसको सरल और सामान्य शब्दों में, एक फार्मर या लेमैन या जो नहीं जान रहा है पूरे बैकग्राउंड को, टेक्निकली इतना नहीं समझ रहा है, फिर भी मैं उसको साधारण शब्दों में लाने की कोशिश करूंगा। जो भी थोड़ा बहुत भी कृषि कृषि से जुड़े हैं, उसको जानते देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनको ये इंटरेस्टिंग लगेगी, समझ में आएगी। मैं अपनी वार्ता को कट शॉर्ट करते हुए और सीधे सरल शब्दों में लाने के लिए मैं सबसे पहले लूंगा टर्माइट का, टर्माइट कंट्रोल पर क्या चल रहा है। दूसरे पर मैं लूंगा पैडी में एक कीड़ा लगता है स्टेम बोरर। जो लोग धान के खेतों को देखते हैं, धान की खेती करते जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कि धान के फील्ड में कुछ बालियां जो हैं वो देखने से सफेद रहती हैं और दाने उनमें बिल्कुल नहीं होते हैं। तो पैडी का स्टेम बोरर होगा। और एक मैं लूंगा टमाटर में, जो है आपका मोजेक। अब हो रहा है, अभी सच हो रहा है। एक गन्ने का मैं रेड रॉड, जो अंदर से लाल सड़न रोग गन्ने का होता है। एक मैं लूंगा आपके चना और मटर में जो फल के अंदर जो गिनार मिलती है उसको। इस प्रकार मैंने ये वायरस और फंगस और इंसेक्ट और छोटे और ये दीमक, इस तरह से 5-6 मैंने कैटेगरी छांटी है। और मुझे उम्मीद है कि इनके सहारे इतनी बात बताने पर मैं अपनी बात बता पाऊंगा। इंद्र विक्रम जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ललित त्यागी जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, स्पीकर को डिस्टरबेंस होता है, डॉक्टर प्लीज। साहब, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि गन्ने हाँ। का टॉप बोरर भी ले लेना। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये है। इसमें एक बात और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी चर्चा में शुरू में ही, कि ये नेचर का अध्ययन है, नेचर का सब्जेक्ट है, और नेचर में बड़ा वर्सेटाइल है, बड़ा चेंज करते हैं। इंसेक्ट के बारे में तो खास तौर से जब उन पर काम करते हैं, पढ़ते हैं और उन पर कोई भी उनके कंट्रोल का प्लान करते हैं, तो वैज्ञानिक लोगों के स्तर पे ये अनुभव आता है कि वो अपना स्वभाव बदल लेते हैं। आप जिस किसी भी आपके घर में, परिवार में, आसपास कोई बच्चा जो सीबीएसई की बायोलॉजी की बुक अगर होगी तो आप निकाल के देखिएगा, उसमें एक छोटी सी स्टोरी है। एक पर्टिकुलर कीड़ा है, और वो मतलब उसके फ्लावर जो हैं जिन पर वो जाता है अपना नेक्टर लेने के लिए, तो वो फ्लावर अपना रंग रूप, अपना फिनोटाइप, अपना अपीयरेंस बिल्कुल वैसा रखते हैं जैसा उस कीड़े की मादा का होता है। ये कहानी मैं सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी की बुक से बता रहा हूँ आपको। एक साल उन फ्लावर्स ने फील किया कि कीड़े कम आ रहे हैं, और उनका पॉलिनेशन होने के लिए उन कीड़ों को आना जरूरी था। तब फिर उन्होंने यह ऑब्जर्व किया फूलों ने, कि अच्छा, जो मादा है, जिस कीड़ा जो हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करता है, उसकी मादा का फिनोटाइप बदल गया है। नेचर में बहुत सारे फैक्टर होते हैं म्यूटेशन वगैरह से, तो कभी कभी उनका फिनोटाइप बदल जाता है। कोई धब्बा दागना कहीं होना है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, गर्दन पर है तो कंधे पर आ जाता है, इस तरह से। तो वो फिनोटाइप चेंज हो गया है। तो अब ये फ्लावर जो अपने आप को मादा के जैसा बनाए रखता था अपीयरेंस में, जिसको देख करके नर आते थे, अब वो चेंज हो जा रहे हैं। तो अगले साल उन फ्लावर्स ने भी अपना फिनोटाइप वैसा ही कर लिया जैसा उस कीड़े की मादा। तो ये स्टोरी मेरी मेन टॉपिक से पहले इसलिए है कि नेचर अपने आप को चेंज करती रहती है साथ साथ। मैं पहला अपना ले रहा था टर्माइट का। दीमक हम सभी लोग जानते हैं, हम मतलब खेतों के अलावा घरों में भी दीमक हमको परेशान करती है। मैं तो जिस जिस शहर में रहा हूँ, वहां भी लोगों ने मुझसे बराबर जो इसके बारे में जानकारी या मदद ली है कि साहब दीमक बहुत है, घर में भी दीमक है, तो क्या करें। दीमक का अगर आप लाइफ साइकिल उसकी जानना चाहते हैं, तो आप समझिए कि
बरसात की पहली बरसात में जो उनकी कॉलोनी होती है उसमें से मादा और नर कीड़े तेजी से निकल करके और हवा में उड़ते हैं। तो एक लोकलिटी में मान लीजिए 10-15 अगर वहाँ कॉलोनीज हैं आसपास, जो है खेतों में, आसपास के खेतों तक, दूर दूर तक, तो सभी से ये पैटर्न आता है। और हवा में ये मादा दौड़ती है और उसके पीछे नर दौड़ते हैं, और हवा में ये एक दूसरे का मैच करते हैं। और लगभग लगभग औसतन 1-1.5 घंटे तक इनका मीटिंग चलता है। और मीटिंग पूरी हो जाने के बाद जब वो नीचे गिरती है तो मादा के पंख टूट जाते हैं, वो नीचे गिर जाती है। नर के भी पंख गिर जाते हैं, उसकी तो मोर देन 50% केसेस में डेथ भी हो जाती है। और मादा फिर ये धीरे धीरे अपना जाकर के शेल्टर तलाशती है और वहां अंडे देना शुरू करती है। शुरू में पहले दिन ये 8-10 अंडे देती है केवल। इनसे एक हफ्ते के अंदर जो है बच्चे निकलने शुरू होते हैं। शुरुआत में वो उनकी लालन पालन करना शुरू करती है, लेकिन फिर कॉलोनी बढ़ती जाती है, मादा का साइज बढ़ता जाता है, और इनकी केयर करने के लिए फैमिली इसी कॉलोनी में अपने बच्चे, सैनिक और मजदूर तैयार होते हैं। मजदूर जो है उनके पूरे घर का सारा काम करते हैं, देखते हैं, खाना लाते हैं, और सैनिक इनका प्रोटेक्शन करते हैं। और औसतन जो है ये 5 फीट से और 15 फीट गहरे तक मिट्टी में, खेत में, जमीन में जहां अपनी कॉलोनी बनाती है, तो इतनी गहराई पर मादा अपनी कॉलोनी बनाती है, वहां रहती है। हमको ऊपर जो भी दिखाई पड़ते हैं वो सारे के सारे मजदूर दीमक होते हैं, जिनको जो हमारे खेत में आके नुकसान करते हैं। कोई भी डेड मटेरियल, कोई भी पदार्थ वहां अगर हम पड़ा छोड़ देते हैं तो हम आप ऑब्जर्व करते हैं कि 2-4 दिन में उसके नीचे अच्छा खासा दीमक होता है, जो अपना सेलुलोज की तलाश में आती है और यहाँ से भोजन लेकर के अपने कॉलोनी तक जाती रहती है। थोड़े से मजदूर होते हैं जो खासतौर से जो आंट होती है, चींटी और चींटे, उनसे इनका अक्सर क्लैश होता है, तो वो लड़ाई झगड़े के लिए वो अपना तैयार रहते हैं। इनके जो सैनिक होते हैं उनके माउथ पार्ट थोड़े से बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, तो वो उसमें काम करते हैं। सैनिक की लाइफ जो है वो 2-3 साल होती है और मजदूर की 1-2 साल होती है। मादा जो अंडे देती है उसके पर डे अंडे बढ़ते जाते हैं, और औसतन 1000 अंडे पर डे जो है मादा देती है। लेकिन चूंकि इसकी भी दीमक की टोटल दुनिया में 2700 स्पेसीज हैं, तो स्पेसीज वाइज और एनवायरमेंट वाइज वेरी की गई हैं। और टोटल रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि कभी कहीं मादा ने 80,000 अंडे भी पर डे दिए। तो यानी कि इतना फास्ट ग्रोइंग है उसकी, और एक बार जब फैलती है तो फिर आप समझिए कि जब नुकसान करने पर आती है तो फिर कुछ भी चट कर जाएगी। तो खेतों में अक्सर गन्ने के उसमें नीचे जड़ों को खा जाए, बड़े बड़े पौधों को मैंने देखा है। त्यागी जी हैं, हापुड़ और मेरठ के बीच में कितने ही शीशम के पेड़, ये बात है 97-98 की, जब शीशम के पेड़ सूख गए थे, और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के नाते ये काम हमें दिया गया, फॉरेस्ट वालों से कहा गया कि ये हमारे पेड़ क्यों मर रहे हैं। और जब उन सबको जाकर के देखा, एक एक को नीचे पूरा स्टडी किया, तो केवल 2 चीजें मिली। मोस्टली उनमें टर्माइट्स मिला था, और निमेटोड, सॉइल निमेटोड जो जमीन में रहने वाली गिनार जैसी होती है, वो भी मिली थी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीमक को किस प्रकार कितना नुकसान करती है। कंट्रोल के लिए शुरू में दिमाग जब लगाया गया तो केमिकल कंट्रोल पर दिमाग गया, और फोरेट एक वो है केमिकल है जो मोस्टली इसमें डालने के लिए रिकमेंड किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि खेत में किसान ने डाल दिया तो वो ऊपर 1 फुट 2 फुट तक कंट्रोल कर सकता है, 2 फुट से नीचे कोई केमिकल जाने वाला है नहीं। किसान अपना खेत और जरूर उसमें केमिकल लगा लगा के परेशान हो गए। अब केमिकल ना करें तब फिर जो है, जो मिला किया गया, ढूंढा गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो बड़ा सिंपल, इसमें जितने कृषि प्रिय लोग हैं ग्रुप में वो सब जानते हैं। आपका एक ये बेवेरिया बेसियाना आधा किलो के, 250 ग्राम के, और आधा किलो के और 1 किलो के पैकेट में मिलता है। और यूपी गवर्नमेंट तो उस पर लगभग 80% सब्सिडी भी देती है, तो बड़ा मुश्किल से वो 15-20 रुपए का एक पैकेट मिलता है। बेवेरिया बेसियाना एक बेसिकली एक फंगस है। इसका पैकेट बाजार से आप ले आए और ला करके लगभग ऐसा 25-30-40 किलो ऐसा गोबर जो 2-3 महीने पुराना हो, उसकी खाद में इसको मिलाएं, और छाया में, किसी पौधे की छाया हो उसमें डाल के 25-30 किलो गोबर, और उसमें ये पैकेट अच्छे से मिला दें, पानी छिड़कते रहें, और इसको 1 महीने तक बस यही प्रोसेस करते रहें।
कि हल्का हल्का पानी छिड़कते रहे और गोबर को फावड़े से काटते रहे, चलाते रहे। तो अब आपके पास ये 25 किलो दवा बन गई, जो 1 किलो दवा बाजार से लाई। बेसिकली ये फंगस था जो हमने यहाँ गोबर में मिला करके, वो फंगस ने अपनी ग्रो की है, अपने स्पोर बढ़ाए हैं। इसको आप 25 किलो को खेत में डाल लीजिए। तो अब इस गोबर के संपर्क में कहीं भी दीमक आएगी या तो टच में आएगी, वरना वो अट्रैक्ट होकर खुद भी इसको खाने को आती है, वो इसको खाना चाहती है। तो जब संपर्क में आती है, उसके बॉडी पर टच करती है ये हमारा पाउडर, ये दवा जो है गोबर, तो आप उसके शरीर पर फंगस लग गया और खुजली हो गई उसकी मेनली उनके थाइस पर जो है फंगस लग जाता है, और धीरे 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 2-3 दिन में उसकी थाइस को तोड़ देता है। वो इतना गलन पैदा करता है वहां कि उसकी टांगें टूट जाती है। जो ये खा के जाती है उसको जाकर के वो उगलती है, उसको बच्चे खाते हैं, तो फंगस पेट में भी चला जाता है और पेट में वो अपनी कॉलोनी बढ़ाता है, और बढ़ाने पर उसकी जो भी खाएगा जिसके पेट में जाएगी। तो इस प्रकार ये बड़ा सीधा सा, सच्चा सा, लेकिन बड़ा इफेक्टिव सा उपाय है। दवा जहां तक नहीं पहुंच सकती 12 फीट 15 फीट नीचे, वहां हमारी दवा पहुंच जाती है। बायो है, कोई केमिकल नहीं है, कोई हजार जैसा। तो ये दीमक के कंट्रोल के लिए बड़ा इफेक्टिव बेवेरिया बेसियाना, आप लोग दोबारा पूछना चाहें, बाजार में कॉमर्शियल प्रोडक्शन अब इसका होने लगा है, तो आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा जो मैंने लिया है टॉपिक में, वो स्टेम बोरर है धान का। आजकल धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है, और जिन लोगों ने जो खेत पे जाते हैं धान की फसल को देखा होगा, तो धान में वो पाते हैं कि बाली अच्छी खासी निकली है, पौधा अच्छा स्वस्थ है, लेकिन बाली में दाने नहीं है, और बाली सफेद है, और बाली थोड़ा मुरझा सी गई। मेरे पास बहुत किसान सर्विस के दौरान आते रहे, और जब वो इस स्टेज पर आता है किसान, तो वो चाहता है कि अब कोई ऐसी दवा बता दी जाए कि इस बाली में दाने पड़ जाए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये बीमारी शुरू तो हुई थी 60 दिन पहले, 65 दिन, 70 दिन पहले। एक मिनट में एक्सक्यूज चाहूँ, वाई पे मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ। और अब जब उसने अपना पूरा काम कर लिया है, तब हम उसकी दवा ढूंढ रहे हैं। अब आप इस कीड़े को समझिए, बहुत छोटा कीड़ा है, बहुत छोटा। ये हार्डली 2 सेंटीमीटर का कीड़ा है, 2 से 3 सेंटीमीटर। हवा में उड़ता हुआ मैंने खेत में जब उसको देखा है, तो ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल होता है उसको। और जब धान नहीं है, तो आसपास के इवन घास के पौधों पर भी, जो खेत की मेंड पर घास है, ये उस पर भी अपना गुजारा कर लेता है। पड़ोस के खेत में कोई और फसल लगी है, उस पर भी अपना काम कर गुजारा कर लेता है। हमारे लिए धान चूंकि इकोनॉमिक क्रॉप है, धान के फील्ड में जब ये आता है, तो इसकी मादा पत्ती के निचले वाले हिस्से पर लगभग 60-70 अंडे इकट्ठे देती है, और उनको एक उससे हल्का सा जेल से चिपका देती है। वो पत्ती पर चिपके रहते हैं। 2 दिन में, 48 घंटे में इन अंडों से बहुत छोटे, बिल्कुल पिनहेड जैसे लार्वा, सफेद से रंग का कीड़ा, बहुत छोटा सा गिनार जो आप कभी चावल में या उसमें देखते हैं, इतना बारीक से वो निकलते हैं। और वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते पत्ती के सहारे नीचे उतर के आता है, और जहां पत्ती तने से जुड़ती है, वहां तने में छेद करके, काट करके, और उसमें अंदर घुस जाता है। वापस इस छेद को 2 दिन में वो छेद भी बंद हो जाता है। इतना बारीक है वो कि जो ये एक्सक्रीटा करता है, वहां फंगस छोड़ता है, उस पर फिर फर्दर फंगल ग्रो होता जाती है, और वो छेद भी बंद हो जाता है। और ये अंदर वो छोटा सा लार्वा जो था, वो अंदर अंदर तने का जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसको खाता रहता है, और ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, अपना एक्सक्रीटा छोड़ता रहता है। ऐसे बीमार पौधों को जब बाद में उखाड़ करके देखते हैं और बीच में तोड़ते हैं, तो वहां अंदर काला काला उनका मल मिलता है, और कभी कभी ये लार्वा भी मिलता है। अब आप देखिए कि ये पौधे के साथ ऊपर को चलता रहता है, उसका सारा टिश्यूज को खाता रहता है। तो होता क्या है कि पौधा नीचे से न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं पहुंचा पाता। लास्ट में, शुरू में पकड़ में नहीं आते पौधे, खेत में आप देखेंगे तो शुरू में इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही हरे हैं, वैसी ही ग्रोथ है, कोई उनमें मतलब ग्रोथ भी कम नहीं होती, पौधा छोटा भी नहीं होता। जब बाली निकलती है और उसमें जब दाना पड़ने का स्टेज होता है, तब दाने की बजाय बाली बिल्कुल सफेद हो जाती है, और हाथ लगा के देखते हैं तो उसमें दाना बिल्कुल नहीं। अब इसके कंट्रोल के लिए उस स्टेज पर आप कोई भी केमिकल डालें, तो भी केमिकल आप ऊपर डालेंगे पेड़ पर,
वो नीचे अंदर जहां वो छिपा बैठा है कीड़ा, वहां तक जाना नहीं है। तब फिर जो है हुआ कि सिस्टेमेटिक केमिकल यूज किए जाएं। वो क्या है, वो ऐसे केमिकल हैं जिनको पौधा एब्जॉर्ब करता है, अपने सिस्टम में लेता है, और वो फिर अंदर जब उसको कीड़ा वो खाना चाहता है तो वो मर जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये था फिर कि ये केमिकल जो पौधे का हिस्सा बन गया, उसकी पत्तियों में चला गया, उसके रस में चला गया, यही केमिकल उसके दाने में भी आ गया, और फिर वो हमारा क्वालिटी या कहीं जो लोग फील करते हैं वे इसको खाया गया तो जो है पॉइजनस हुआ और बीमारियों का कारण बना। ये वाला जो हमारा प्रोड्यूस है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशों में वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि साहब इसमें आपने केमिकल यूज किया है। तो यानी कि हम अगर उसको अंदर तने के अंदर है उसको मारना चाहते हैं तो अंदर जा नहीं सकते, दवा कोई जा नहीं सकती, और सिस्टमेटिक यूज करते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इस पर काम करते हुए वैज्ञानिकों ने जब ढूंढा पाया तो उन्होंने ढूंढा तो एक और कीड़ा है जो वो था लगभग 3 से 5 ml का, ये 1.5 से 1.8 मिलीमीटर का एक और कीड़ा है, आंखों से देखने में मुश्किल है, जो अपने अंडे इसके अंडों में देता है। जहां मादा ने पत्ती के नीचे अंडे दिए हुए थे, उन अंडों में वो अपने अंडे देता है। तो यानी कि हमें वो कीड़ा चाहिए। अब हम केमिकल डालते हैं तो सबसे पहले तो हमारा वही कीड़ा मर जाता है। इसके लिए उस कीड़े को लेबोरेटरी में पाला जाता है। पालने के लिए आप ठीक है थोड़े से कीड़े ले आए, लेकिन वो जब मादा उसके अंडे देगी तो उसको अंडे चाहिए। तो या तो इस वाले जो ये है आपका स्टेम बोरर है धान का, ये वाले चाहिए। एक और कीड़ा है कोर्सेरा, जो आप देखें तो मक्का अगर हम अपने घर में किसी बाल्टी ड्रम में थोड़े दिन रखी रहती है तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकल के एकदम उछल के भगते हैं, वो कोर्सेरा है। उसके अंडों में ये जो है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का जो कीड़ा है हमारा छोटा सा, ये अंडे देता है। तो हम लैब में उस पहले मक्के वाले कीड़े को मक्के के दलिए पर उसको पालते हैं, उसके अंडे इकट्ठे करते हैं। कैसे करते हैं कि नीचे एक जाली लगाए रहते हैं और ऊपर से उसमें एक बाल्टी में नीचे तला नहीं है, जाली है, नेट है, और उसमें हमने बाजरे का दलिया, उसका मक्के का दलिया भरा हुआ है, और उसमें हमने वो थोड़े से कीड़े छोड़ रखे हैं जिनकी मादा मक्के को खा खा करके बड़ी होती है, और जब अंडे देती है तो वो उस बाल्टी के जो नीचे जाली है, तला नहीं है, उसमें से वो नीचे गिर जाते हैं, जहां नीचे हमारी एक प्लेट लगी हुई है जिसमें वो सारे अंडे मिल जाते हैं। इन अंडों को लेकर के हम उस दूसरी बाल्टी में उस कीड़े के पास छोड़ते हैं, ट्राइकोग्रामा जो मैं बता रहा था। तो उसकी मादा हमारे इन अंडों में अपने अंडे देती है। अब इन अंडों को हम तुरंत हाथ से हटा करके और एक पोस्ट कार्ड जैसे कागज पर चिपका करके, एक पेस्ट सा करके उस पर चिपका करके और फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में इसलिए रखते हैं कि फिर इन अंडों से तुरंत अंडे बच्चे ना निकल आए। हमको अभी जरूरत है खेत तक ले जाने की, ये 24 घंटे में इससे वो बाहर आ जाएंगे। तो इनको फ्रिज में रखते हैं, और किसान की जब मांग आती है कि साहब मेरे खेत में इसकी परेशानी है या मुझको ये वाले कार्ड चाहिए जो धान में मेरे इसको स्टेम बोरर को रोक लें, तो ये वाले कार्ड हम उसको देते हैं। औसतन एक खेत में 1 हेक्टेयर में 12 से 15 कार्ड लगाना सफिशियंट है। एक कार्ड पर औसतन 70,000 अंडे हम लोग चिपका करके सिस्टम विभाग जो है वो देता है। किसान को हम अनुरोध करते हैं कि आप इनको ले जाकर के खेत में कहीं भी किसी भी तरह से पेड़ के सहारे अपने इंडिपेंडेंट आप टांग दीजिएगा। तो अगले 24 घंटे में इन जो अंडे थे उनसे वो छोटे छोटे वो लार्वा निकलते हैं, बच्चे बनते हैं, बड़े होते हैं। तो यह वो मादा बन गई जो हमारे वो दुश्मन वाला जो था कीट जो अंदर घुस जाना था, उसके अंडों में बच्चे देंगी, अंडे देंगी। तो उनके अंडे देंगे तो यानी कि वो जो दुश्मन वाला है उसके अंडे तो सब खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये वाला हमारा कोई ज्यादा तने पत्ती खाता नहीं है, ये अपना थोड़ा थोड़ा रस पी करके और अपना बढ़वार कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बजाय केमिकल कंट्रोल के जो हमारे सामने चैलेंज था कि भाई केमिकली कंट्रोल करें या कैसे करें, तो केमिकल कंट्रोल ना करके एक ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक तरकीब निकाली गई है जो है अच्छी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो मैंने वो लिया था बीमारी, वो आप जितने भी शौकीन लोग हैं घर पर भी टमाटर अगर उगाते हैं तो टमाटर के पौधे में आप देखिए तो वो थोड़ा थोड़ा करली हो जाती है, उसकी पत्तियां मोटी सी धुरधुरी सी, और कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर धीरे धीरे सफेद सा उनमें बढ़ता है, सफेदी सी,
और फिर पौधा सिकुड़ने लगता है, मुरझाने लगता है, और लास्ट में टमाटर क्वालिटी नहीं आती, या तो टमाटर आता नहीं है, और आता भी है तो छोटा सा आता है और कोई क्वालिटेटिव नहीं आता। बेसिकली ये एक वायरल डिसीज है टमाटर की। टमाटर में वायरस से ये परेशानी हो रही है, जो उसकी पत्तियां मुरझा रही हैं, सिकुड़ रही हैं, थोड़ी बिठल सी हो जा रही है। लेकिन वायरस का कंट्रोल, वायरस पे कोई दवा डाल दें, जैसे इंसानों में नहीं है, जैसे एनिमल्स में नहीं है, ऐसे ही पौधों में भी वायरस को सीधे कंट्रोल करने की अभी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरकीब नहीं मिली है। परंतु जब इसको स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये वायरस एक मक्खी है, बहुत छोटी है, 1.5 से 1.8 mm की मक्खी है, जिसके द्वारा ये वायरस ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि जो ऑलरेडी कोई पौधा है जिसमें वायरस अंदर है, उसका जाकर के उसने रस पिया, पत्ती पर बैठी उसने रस पिया, और वहां से उठ करके वो जब दूसरे पर जाती है उसका पिया, तुरंत नहीं, 24 घंटे बाद, 24 घंटे उस वायरस उसके शरीर में रहना चाहिए। उसके बाद जब वो दूसरे पौधे पर जाती है, फ्रेश पौधे पर, तो फिर उस पौधे में ये वायरस अपना इंजेक्ट कर देती है। तो वायरस कंट्रोल करने का हमारे पास कोई रास्ता भी है नहीं, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस मक्खी का ही कंट्रोल कर लिया जाए। तो मक्खी कंट्रोल करने के लिए फिर छोटे छोटे बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए गए। उसमें एक बहुत, जो अगर आप सबसे छोटा सा देखें तो नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए। नीम ऑयल का अगर पत्तियों पड़ जाता है तो ये मक्खी फिर उसका रस चूसने के लिए नहीं आती है, तो बात बन जाती है। एक और बहुत अच्छा जो है वो पायरेथ्रिन। आप लोगों ने जो गुलदाउदी का फूल देखा हो, तो गुलदाउदी के फूल से निकाला गया है पायरेथ्रिन नाम का एक कंपोनेंट है, और इसका जब स्प्रे कर देते हैं, उसको अगर ये मक्खी जाकर के पीना चाहती है जिस पर पायरेथ्रिन हमारा स्प्रे हुआ है, तो इस मक्खी का नर्वस सिस्टम खराब कर देती है। तो इस प्रकार फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहती। इसी को देख करके लोगों ने, बिजनेसमैन ने इसको आर्टिफिशियल भी बना लिया, उसको पायरोथ्रिड कहा, और उसी से साइपरमेथ्रिन बनाया, जो प्लांट्स में बड़ा बहुत हैवी केमिकल माना जाता है कि साइपर डाल दीजिए तो सब मर जाएंगे। पायरेथ्रिन की अच्छी बात यह है कि वो सनलाइट से 2-3 दिन में ब्रेक डाउन हो जाता और कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं छोड़ता, जो हमने पौधे से लेकर के बनाया। लेकिन सिंथेटिकली लेबोरेटरी में जो पायरेथ्रिन बनाया गया, उससे साइपरमेथ्रिन बनाया गया, वो टूटता नहीं है, तो रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ता है और काफी नुकसानदायक होता है। तो वो खैर पायरेथ्रिन और पायरेथ्रिन नजदीक नजदीक था। मैं पायरेथ्रिन की बिल्कुल सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मेरी यहाँ रिकमेंडेशन सारी की सारी बायोलॉजिकल है, तो वही चलेंगी। इसके अलावा एक, अगर आप देखते हो तो एक कीड़ा होता है छोटा सा, लेडी बर्ड बीटल उसको बोलते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। गोल सा कीड़ा है, आगे गर्दन के पास एक बिंदी है और पीछे 6 बिंदी है, 3 लाइन में, टोटल 7 उसके शरीर पर बिंदियां होती हैं, और 2 पंख खोलता है और बड़े प्यार से उड़ता है। बच्चे उसको पकड़ भी लेते हैं, खेलते हैं, बचपन में हम भी उसको पकड़ते और खेलते रहे। ये बड़ा बड़ा उपयोगी और फार्मर का बड़ा फ्रेंडली कीट। तो ये जो है, ये हमारी इन मक्खियों को, और मक्खी से ज्यादा उनके लार्वा को, लेडी बर्ड बीटल जो है वो इसके लार्वा को खाना बहुत पसंद करती है। तो वो मक्खी जो छोटी सी थी, वो 8-10 अंडे एक जगह देती है और उसमें से लार्वा निकलते हैं। तो ये उनके लार्वा को, ये लेडी बर्ड बीटल इसको खाती है। एक आप अगर देखते हो, जब खेतों में सरसों पर अच्छे फूल आ रहे होते हैं जनवरी में, दिसंबर जनवरी में, तो मोटरसाइकिल पर चलते समय, स्कूटर से, इवन कभी कभी कार पर चलते हुए मैंने नोटिस किया है कि आपके लाइट पर और उस पर, गाड़ी पर, विंड स्क्रीन पर काले 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 छोटे छोटे से बहुत सारे कीड़े चिपक जाते हैं, बिल्कुल पहचानने में नहीं आते। ये एफिड होता है, जिसे योगेन जी आपकी तरफ चैपा कहा जाता है। तो ये एफिड सरसों के पेड़ पर चिपका रहता है और उसका रस पीता रहता है। उसको ये बर्ड बीटल जो है वो बड़े मजे मन से खाती है, बड़े प्यार से खाती है। तो ये रिकमेंडेशन हम लोग अपना गोष्ठी वगैरह में देते थे कि जिनके पास ये चैपा आ गया है, एफिड आ गया है सरसों के खेत में, या यहाँ टमाटर के मामले में ये आपकी व्हाइट फ्लाई आ रही है, तो आप लेडी बर्ड बीटल को कोशिश करिए कि वो बढ़ जाए। अब ये कीड़ा कैसे बढ़े फिर लेडी बर्ड बीटल का?
तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि कुछ नहीं करें आप, बस जो मट्ठा होती है घर में 4-6-10 दिन पुरानी मट्ठा, उसको 5 से 7 गुना टाइम डाइल्यूट कर लीजिए, पानी डाल लीजिए और अच्छे से छान के उसको स्प्रे कर दीजिए। तो आप देखिए कि मट्ठा का स्प्रे करने से लेडी बर्ड बीटल की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और जब लेडी बर्ड बीटल की पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो आपके उन सारे, चाहे व्हाइट फ्लाई के लार्वा है उनको खा जाती है और चाहे एफिड है उनको खा जाती है। इसके अलावा ये येलो कलर पे अट्रैक्ट बहुत होती है। तो छोटे छोटे बड़े बड़े, मतलब अगर आपके पास कोई ट्यूबवेल है, मुझे याद है कहीं कहीं ट्यूबवेल किसान के पास थे, तो वो पूरा एक उसने पीले रंग की अच्छी चटक वो रेक्सिन लगाई और उसपे कोई भी चिपकने वाला तेल सा उसका ब्रश कर दिया। तो आप ऐसा कर दीजिए तो ये पीले रंग के अट्रैक्शन में वहां तक आती है और फिर उस पर चिपक करके वहीं रह जाती है। तो इनडायरेक्टली हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। एक कीड़ा है पर्टिकुलर जो इसके लार्वा में अंडे देता है। पहले वाला मैंने बताया ट्राइकोग्रामा, वो तो देता है अंडे में अंडे, और एक लार्वा है एनकार्सिया, वो इसके एक कीड़ा है जो इसके इस वाले कीड़े के लार्वा में अंडे देता है। यानी जो अंडे से निकल आया, व्हाइट फ्लाई का लार्वा निकल आया है, उसके जब वो रेंग रहा है कहीं पत्ती पे खा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसमें वो अपना छेद करके उसकी बॉडी में और अपने अंडे दे देता है और फिर पूरी लाइफ साइकिल उसकी उसके शरीर के अंदर चलती है, धीरे धीरे उसको मार देता है। तो यानी कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे कंट्रोल में आ जाती है, वो नहीं बढ़ पाती। एक अगला मेरा जो वो है आपका इसका बैंगन और टमाटर दोनों का कॉमन मान लीजिए, कोई वो नहीं है। हम लोग सब्जी लेने जाएं तो कभी कभी देखते हैं कि बैंगन काने हैं, बैंगन भी टमाटर भी, और उनको हम खरीदते नहीं। ये भी एक कीड़ा है। इसकी मादा पत्ती पर अपने लगभग ऐसे 20-22-25 अंडे देती है और 2 दिन में उससे लार्वा बाहर निकलता है और वो इसका रस पीता रहता है। कॉमन है, कुछ तने में छेद करते हैं, अक्सर तने में छेद नहीं करते, पत्तियों को खाते हैं। और अगर उनकी स्टेज ऐसी है कि जब फल बनने वाला है तो वो उस फल में छेद करके धीरे से घुसने वाला छेद बहुत छोटा होता है और अंदर अंदर फिर वो अपना उसमें जीवन चलाता है, बड़ा होता रहता है और उसको अंदर अंदर खाता है। तो हम अगर काट करके जब कभी काटते हैं बैंगन को, उसमें कीड़ा मिलता है और वो छोटा सा गिंडार मिलता है, तो अभी उसकी स्टेज जल्दी है, हमने जल्दी ले आए, बाजार में आ गया और हमने उसको काट के खोल के देता है। जब वो उसमें प्यूपा बनना होता है, इंसेक्ट में जो लोग आपको नहीं जान रहे हो, तो एक स्टेज आती है लार्वा के बाद जब कीड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है, कवर बना लेता है और उसके अंदर बिल्कुल चुप रहता है, तब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। और वो 8-10 दिन से लेकर के और क्लाइमेट के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से महीने तक भी हो जाती है। तो उस स्टेज को ये ला करके ये जमीन में करता है, पौधे उसके फल के अंदर नहीं करता, उसको जमीन पर आना है, फल के अंदर नहीं रहना। तो उस स्टेज में ये लास्ट में प्यूपा बनने से पहले फल में छेद करके बाहर निकला। तो हमको दिखाई पड़ता है कभी कभी कि अच्छा छेद तो है लेकिन कीड़ा कहीं नहीं है, तो चूंकि उससे वो बाहर निकल गया है, बाहर वो पड़ा रहता है। और फिर प्यूपा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो जो रेशम है, रेशम का धागा है, वो भी लगभग लगभग ऐसा ही बिहेव करता है कि उसका अंडे देती है, उसका लार्वा बनता है, लार्वा बहुत तेजी से पत्ते खाता है और फिर बाद में अपने चारों तरफ अपने सलाइवा से एक घेरा बना लेता है, जिसको प्यूपा कहते हैं। अब अगर उसको अपने आप बाहर निकलना है, 28 दिन बाद उसको बाहर निकलना है, तो वो छेद करके रेशम वाला कीड़ा उससे बाहर निकलता है। लेकिन जब वो छेद करता है तो वो धागे सब कट जाते हैं, सबको काट देता है। तो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए कि वो प्यूपा बाहर ना निकल पाए, वो काट ना पाए, जब वो लार्वा अपने चारों तरफ उसने अपनी बॉडी बनाई, वो बिल्कुल आप समझे मूंगफली जैसा होता है, बाहर से हार्ड भी होता है, बड़ा भी इतना ही होता है, मूंगफली जैसा। उस स्टेज में उसको उबाल दिया अच्छे से। तो उबाल दिया तो अंदर जो कीड़ा था वो मर गया और फिर इस धागे को हमने धीरे 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 अनफोल्ड करके
और निकाल लिया, जो कि हमारे लिए रेशम है। तो रेशम वाले कीड़े का धागा तो हमारे लिए उपयोगी है, बहुमूल्य है, इंसान ये करता है। बाकी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में जो प्यूपा आता है तो वो अपना इस तरह से रहता है, उसको कुछ चिड़िया वगैरह खाती हैं, वरना एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है कि भाई आप डीप फ्लोइंग कर दीजिए समर में, गर्मियों में खेत की, तो ये प्यूपा और कीड़े लार्वा जितने हैं ये सब बाहर आ जाएंगे। इनको या तो चिड़िया वगैरह खा जाएंगी और या वो अपना धूप से मर जाएंगे। तो उसके लिए, इसके कंट्रोल के लिए अब क्या करें? ये तो कीड़ा वहां नहीं है, तो लगभग लगभग वही चीजें यहाँ भी फॉलो की गई। बताना पड़ता है इसके लिए लैब में फिर हम एक दूसरा इंसेक्ट पालते हैं। डॉक्टर साहब बीच में एक बोलूंगा, बैंगन में आप चले थे तो बैंगन के टॉप बोरर का और बता दो, छोटी बेधक। अच्छा, हाँ जी, बैंगन चल ही रहा तो। हाँ 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 ठीक है। जी। टॉप बोर, हाँ टॉप बोरर की भी आप कॉमन समझ लीजिए, बस कीड़ा अलग है थोड़ा सा, और कंट्रोल में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो ऊपर से नीचे को खाना शुरू करता है, तो इसकी पत्तियां भी और साइड की ब्रांचेस भी हमारे नुकसान कर देती है, पौधे की ग्रोथ को रोक देता है और हमारी काफी प्रोडक्टिविटी नुकसान, मतलब किसान को बहुत नुकसान होता है। और इसमें वही हम या तो ट्राइकोग्रामा ढूंढ के लाते हैं। इन वाले कीड़ों में दो में जो हमें वर्तमान में चल रहे हैं, इसमें बड़ा इफेक्टिव है आपका फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप बाहर से आप देखें खेत में लगा हुआ रखा रहता है, 3-4-5 खींच के उस पर डंडे पर टांगा जाता है। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो मोटरसाइकिल पे पुराने इंडिकेटर लगाए जाते थे ना, तो वो लट्टू से, वो एक इस तरह से बनाया हुआ मैकेनिज्म है कि उसमें अंदर उस कीड़े की मादा की खुशबू डाली गई है। वो बाजार में आप बताएंगे कि ये कीड़ा है, इसका मुझे फेरोमोन ट्रैप दीजिए, तो वो आपको ये जो एपरेटस है ये देगा, और एक कैप्सूल होता है छोटा सा कैप्सूल जैसा, कहता है इसको खोल करके आप उसमें अंदर डाल दीजिएगा। तो वो जब खोल रहे हैं आप उसको, तो उसमें उस कीड़े की मादा की खुशबू है। तो ये खुशबू बाहर जाती है तो उस कीड़े के जितने नर हैं वो उससे अट्रैक्ट होके वहां तक आते हैं। और ये चूहेदानी जैसा ऐसा बना हुआ है कि अंदर तो जा सकता है कीड़ा, बाहर नहीं आ सकता, तो वो ट्रैप हो जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप। तो 1 हेक्टेयर के लिए 12-15 जग लगाना पर्याप्त होता है। और इससे जब हम किसी भी इंसेक्ट के सारे मेल को कंट्रोल कर लेते हैं तो अगली उसकी आबादी बढ़ने से हम रोक लेते हैं, नहीं बढ़ पाती। इसमें आपका एक, हाँ ये यही मोटी मोटी इसमें भी चीज है, ट्राइकोग्रामा भी इसी में है और लेडी बर्ड बीटल भी इसी में रिकमेंडेशन है। तो इस तरह से हम बिना किसी केमिकल का यूज किए, वरना तो इसमें भी फिर हम केमिकल डालते हैं तो फिर वो सारे के सारा रेजिडुअल इफेक्ट हमें उसमें दे के जाएगा। अगला जो मेरा पॉइंट वो है शुगर केन का। शुगर केन में आप लोग देखते हो तो रेड रॉट, अंदर से गन्ना लाल लाल सा हो जाता है, ये फंगल है, ये कोई इंसेक्ट नहीं है, ये फंगल परेशानी है। और ये बीज से, जमीन से, पानी से, हवा से, हर तरीके से दूसरे खेत में जा सकते। और ये जो वैज्ञानिक हैं काम कर रहे हैं उनके लिए और भी ज्यादा चैलेंजेबल, बिल्कुल गन्ने के अंदर है, इस पर आप कोई भी दवा डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वही बात है, या तो आप इतना हैवी केमिकल डालें कि जो सिस्टम में जाए और फंगस को मारे, तो इसके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फंगस भी बहुत डीप है। इसकी जब लाइफ साइकिल को पढ़ा गया कि अच्छा ये कैसे कैसे करता है, कहाँ बढ़ता है, क्या करता है, तो पाया गया कि ये गन्ने के अंदर जाकर के, बिल्कुल सेंटर में रह करके, और उसका जो जाइलम वाला एरिया है वहां अपना माइसीलियम, अपना जाल धीरे धीरे बढ़ाता है गन्ने के साथ साथ। और जो बढ़ता है तो जहां उसका जॉइंट है, गन्ने की पोरी है, वहां जब ये अच्छा मैच्योर होती है तो वहां कुछ कुछ कालापन दिखाई देता है, या पत्ती के निचले वाले हिस्से पर कालापन दिखाई देता है। तो इस फंगस ने पौधे के साथ साथ बढ़ करके अपने जाल को वहां तक पहुंचाया, और वहां अपने बीज वाले दाने, जिन्हें टेक्निकली स्पोर कहते हैं, वो स्पोर वहां तक ले आया। अब ये स्पोर हवा के द्वारा, बर्ड्स के टच होकर के, इंसेक्ट से बॉडी पर टच होकर के दूसरे खेत तक, दूसरे गन्ने तक जाते हैं, तो उसकी बॉडी उस पर जो इंजेक्ट करके और वहां अपनी ग्रोथ चालू कर दे। केवल एक उपाय था, होने के बाद तो बहुत मुश्किल था, ये था कि सीड ट्रीटमेंट करें, बार बार सीड ट्रीटमेंट करें।
इसका बहुत बढ़िया सुविधा है कि आप गन्ने के बीज को 50 डिग्री टेम्परेचर तक आधा घंटे गर्म रखिए। तो चूंकि वो क्विंटल क्विंटल होता है, 50 क्विंटल का बीज किसान को करना है, तो 50 क्विंटल को वो गर्म कैसे करेगा। तो अब लगभग सभी शुगर मिल ये सुविधा अपने किसानों को दे रही हैं कि वो अपना बीज ले जाएं और शुगर मिल में हॉट वाटर ट्रीटमेंट करा करके ले आए, तो वो ये रेड रॉट वाली जो बीमारी है इसका अच्छा खासा आपका कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है आपका स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, और एक जो है माइकोराइजा है। ये दो ऐसे हैं जिनको हम उसके पास, खेत के गन्ने के पास रखते हैं, तो और तो कुछ नहीं करता, उस फंगस को भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता ये, लेकिन गन्ने को खुद को इतना मजबूत कर देता है, उसका नेटवर्क इतना मजबूत, उसके आसपास अपना जाल इतना नेटवर्क बना लेता है कि मिट्टी और पानी के थ्रू उसमें ये उसको नहीं जाने देता। तो ये रेड रॉट का उसमें गन्ने में कंट्रोल जो हमें बिना केमिकल के हो सकता है और इफेक्टिवली हम कर सकते हैं। मेरा लास्ट जो है वो है मटर चने में। आपने देखे हो फली को जब कभी कभी तोड़ते हैं, चने की हरी फली को घर में लाके सब्जी बनाने के लिए तोड़ते हैं तो अंदर गिंडार मिलती है, या मटर को भी इस तरह से हम करते हैं तो उसमें भी बीच में गिंडार मिलती है। ये भी एक इंसेक्ट है। मादा 12 से 17 अंडे जो है वो पत्ती पर देती है, और लार्वा उसके बहुत तेजी से उसका जो है वो रस चूसते हैं। सबसे ज्यादा या अकेला नुकसान इस वाले कीड़े में नुकसान करने वाला केवल उसका लार्वा है, जो चने की, मटर की पत्तियों पर अपना रस चूस करके उसको बिल्कुल उसका सारा दम निकाल देता है, रस चूसता है। इसके कंट्रोल की भी जब कोशिश की गई तो एक और अच्छी चीज इसमें मिली वैज्ञानिकों को, वो कहलाती है एनपी वायरस। एक वायरस है जो अगर इनकी बॉडी में जाता है तो इन कीड़ों को भी मार लेता है। उसके लिए क्या किया जाए कि सामान्य चने लैब में अगर करना है तो चने को थोड़ा सा पानी में भिगो लिया और हमने छोटा सा वो वायरस इनाकुलेट कर दिया, और ये सुंडी उसको काटना चाहती है। ये जो चने खेत से लाएगा, मान लीजिए कहीं से, ये हमने लैब में अपनी रखी हुई है, तो ये जितना उसको खाती हैं उतना वायरस उसके शरीर में जाता है, और बाद में हम इन सभी सुंडियों को पकड़ करके मशीन के द्वारा इनको क्रश कर लेते हैं, और सेंट्रीफ्यूज मशीन में इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तेजी से घुमाते हैं, जिससे इनकी बाकी पूरा बॉडी जो थी अभी तक सुंडी बनी हुई थी वो लगभग ऐसी 2-3 सेंटीमीटर की, मिलीमीटर की, वो क्रश होकर उनका बाकी बॉडी अलग हो जाती है, और केवल वायरस हम उसको अलग कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। इसको हम पानी में, डिस्टिल वाटर में मिला लेते हैं, और प्रिजर्वेटिव के रूप में इसमें हम थोड़ा सा आपका ग्लिसरीन मिलाते हैं। तो ये लेबोरेटरी से डिपार्टमेंट एनपी वायरस के नाम से 100 ml में ये पैकेट में मिलते हैं, और इनको खेत में आप मतलब 500 ml पर हेक्टेयर की डोज रिकमेंड है। ये 500 लीटर ही पानी चाहिए एक हेक्टेयर के लिए, और 500 ml का ये हमको वायरस चाहिए। इसको मिला के अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो अब जिन खेतों पर, जिन पत्तियों पर ये हमारा वायरस स्प्रे हो गया है, उनको ये अगर इसकी मादा या इनके कीड़े खाएंगे और या ये लार्वा उसका रस चूसना चाहेगा, तो ये वायरस उनके शरीर में घुस जाएगा और थोड़े दिन में उनको मार देगा, बेहोश हो जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम खत्म कर देते हैं, तो वो मर करके वो सब गिर जाते हैं और हमारे फसल को नुकसान नहीं कर पाते। लेडी बर्ड बीटल यहाँ भी रिकमेंड है, नीम ऑयल, फेरोमोन ट्रैप। एक रिकमेंडेशन यहाँ जो और है वो ये है कि भी आप अपने चने के खेत के साथ सरसों या धनिया भी बोए, तो सरसों या धनिया से ये कीड़ा हमारे चने या मटर की तरफ ना जा करके उन पर जाता है और उनको ज्यादा नुकसान नहीं करता। तो ये तो मैंने 5-6 टॉपिक रखे थे इंसेक्ट, पेस्ट और वायरस के। अगला जो केमिकल जिसको मानते हैं वो फर्टिलाइजर वाला है, उसको मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, बहुत शॉर्ट में केवल ये कहूंगा कि हाँ, केमिकल्स के ज्यादा दुरुपयोग से परेशानियां जो हैं, लेकिन उसमें विचारने वाली बात ये है, जैसे मैं आपको साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे कहूँ कि यूरिया में
यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है। डॉक्टर साहब गन्ने का टॉप बोरर रह गया ये, गन्ने का, हाँ। ये बहुत नुकसान कर, गन्ने का टॉप बोरर। त्यागी जी 1 to 1 सवाल में ले लेना आप इसको, उनको बोलने दो पहले एक बार। जी। कीड़ेदारी मिला दो साथ में। हैं? अभी सवाल, अभी ये बोल रहे हैं तो गन्ने पे आ रहे हैं ना, तो गन्ने के टॉप बोरर को बता दो साथ साथ, याद हो त्यागी जाएगा। जी क्वेश्चन पूछ लेना, ऐसे डिस्टर्ब ना करो, सारे बोलने लगे तो वक्ता कैसे बोल पाएगा। आप ठीक अपना है। सवाल रखिए और बिल्कुल बताएंगे, बस बिना बताए नहीं जाएंगे, चाहिए हमारे को 11 बज जाए रात के। इंतजार करो प्लीज। यूरिया का केमिकल कंपोजिशन है NH2CONH2, यानी कि उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन 3 एलिमेंट के अलावा चौथा कुछ नहीं है। और ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ले ही रहे हैं। हवा में 80-82% नाइट्रोजन है। तो अब साहब ये हैजार्डियस क्या हो गया, विष कहाँ से हो गया? तो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे खेतों में, खासतौर से हमारे हिंदुस्तान में, कार्बन की मात्रा बहुत कम हो गई है। तो अगर हम कार्बन बढ़ा लें, कार्बन आपको अपनी गोबर वाली अच्छी गली सली खाद से, कंपोस्ट से, और जितना आपका डेयरी से मिलता है हमको वर्मी कंपोस्ट से, इन सब से कार्बन अच्छा मिलता है। अगर हम किसी फील्ड में कार्बन की मात्रा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम उसमें यूरिया डालते हैं, तो वो इतना केमिकल हैजार्डियस नहीं लगता है और हम अपनी फसल पूरी ले सकते हैं। तो यहाँ तक मेरी चर्चा थी। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। बहुत बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। हम तो 30-35 साल में नहीं समझ पाए, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताते थे लोग और उसी में हाँ, उलझ जाते थे। आज मैंने उसको आपने इतनी सीधी भाषा में बताया है कि हमें भी समझ में आ गया, और जो लोग कृषि से जुड़े हैं वो तो काफी समझ गए होंगे। आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी, थैंक और यू। अब एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, और अपना हैंड रेज कर ले जिससे पता लगे कि उनका सवाल है। योगेंद्र जी, मैं इसमें सब सबसे माइक्रोबायोलॉजी पहले तो करना चाह रहा सबसे हूँ। पहले तो ललित त्यागी जी कोई वो देते, वो भी ये हमने कि रोका था उनको। डॉक्टर जी साहब आपने, ललित। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े साधारण तरीके से अच्छा समझाया, बहुत ही आपको साधुवाद है। जी, थैंक यू। और मैं ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आपने तो, आपकी जो एंटोमोलॉजिस्ट की रहे थे आपके यहाँ, जो जेडी रहे थे आपने, मतलब कृषि रक्षा में भी किया काम पूरा, आपने आपके इतना अच्छा यहाँ, समझाया। हाँ, आपके मंडल में रहा हूँ मैं, जो 1 साल जेडी। हाँ हाँ। तो एक तो बैंगन में जो टॉप बोरर आता है ना, हाँ छोटी बेधक, ये एक बड़ी समस्या है। और अभी हमारे यहाँ एक किसान ने पूरा खेत जोतना पड़ा, जी। और ट्राइको गामा के लिए दवाई सारी कर ली। ट्राइको गामा के लिए मैंने यूनिवर्सिटी में बात की थी, लेकिन जो वहाँ रायन सिंह है उन्होंने कहा यार अब ना ट्राइको गामा असर नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर हो गया, जो शुरू से रिकमेंडेड था, जब ये शुरू में पेड़ था तभी लगाते इसको। दूसरी मैं ये कहूंगा कि जो गन्ने में टॉप बोरर है, ये एक बड़ी समस्या है, उस समय स्प्रे हो नहीं पाता किसान को। और ट्राइको गामा कब से लगाना चाहिए, कितना असरकारक है, इन दोनों की ये सवाल मेरे नक्शा आपसे। ट्राइकोग्रामा अगर आप समय से लगा लेते हैं, अटैक होने से पहले, मेरी बात सुनिए, आपको वो कीड़ा पहचानना शुरू करना पड़ेगा पहले। और इसके हैं कि आपको पर पेड़ अगर 5-6 कीट दिख रहे हैं, पर स्क्वायर मीटर का सिफारिश है, 1 स्क्वायर मीटर में अगर हमको 6 से ज्यादा कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप मानिए कि आपके कंट्रोल करने की स्टेज आ गई है। तो उसमें सबसे इफेक्टिव जो ट्राइको कार्ड ही है। आप कहीं चक्कर मत पड़िए, लेबोरेटरी से आप अपना ट्राइको कार्ड आपको लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। मुरादाबाद तो हम पैदा करा रहे थे, चलते छोड़ के आए लैब को, ये सारे कार्ड हम बनवा रहे थे। तो वहां से अगर आपको हापुड़ तक लेना है तो वहां से भी मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल इफेक्टिव है, क्योंकि उसकी मादा जानती है कि अंडा कहाँ होगा, वो ढूंढती है, वो अपना आप उसको कर लेती है। तो जितनी तेजी से वो बढ़ता है उतनी तेजी से वो बढ़ती है और कंट्रोल कर लेती है। वरना तो आप सही करें, पैदा अच्छी खासी पैदा घटा देता है। बहुत घटा था। अभी हमारा हमारा गन्ने का खुद खेत टॉप बोरर से बैठ गया, और मैं था नहीं भैया, मैंने दवाई वाई भी करवाई, कुछ नहीं हुआ। और मैंने अभी कल मीटिंग में था, मैं हापुड़ में आत्मा की गवर्निंग बोर्ड में मेंबर भी हूँ, तो मैंने स्ट्रांगली रिकमेंडेड करा कि मैंने कि हर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे बायो कंट्रोल लैब होनी चाहिए। क्योंकि एक किसान मेरिट लेने जाएगा तो आने जाने में टाइम लगेगा, किराया लगेगा। हर जिले पे बायो कंट्रोल लैब होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैंने मतलब कल देखवाया उसमें मिनट्स में। ये अब मैं ग्रुप लोग के लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि इंफ्रा, मतलब रिसर्च वाइज
बायो कंट्रोल पूरा इफेक्टिव है, वही कहीं कहीं हम थोड़े से अभी छिटक रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से इतना बूस्टअप मिल जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि हर ब्लॉक लेवल पे अगर लेबोरेटरीज हैं वहाँ बनने लगे हमारे जितने एजेंट्स हैं, और फार्मर्स के लिए अवेलेबल होना, जैसे जैसे किसानों का स्वभाव हमने केमिकल के रूप में बदला था, कभी पेस्टिसाइड डालने उनको सिखाए थे, वैसे ही अब बायो की तरफ भी किया जा सकता है। किसान खुद भी चेंज हो जाएंगे, ज्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, किसान पकड़ लेंगे उनको, एक बार उनको समझ में आ जाए। और चूंकि नेचुरल काम कर रहा है तो बिल्कुल इफेक्टिव है, उसमें कोई किंतु परंतु। एक और अच्छी बात है, मैं यहाँ आगरा में बैठा हुआ हूँ और आज के न्यूज़पेपर में न्यूज है कि साहब यहाँ मोर देन 50% दवाइयाँ, ह्यूमन बीइंग की दवाइयाँ नकली बिक रही थी, अच्छे खासे छापे मारे गए हैं। आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो वो कोई 1 करोड़ रुपए उसको देना चाह रहा था टीम को, और उन्होंने वो 1 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए और उनको गिरफ्तार भी कर लिया, सारा उन्होंने दिखा दिया। तो आप समझिए किस लेवल का खेल चल रहा था। तो इनमें हमारे में फायदा ये है कि यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कीड़े के अंडे बनेंगे तो असली बनेंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे, 80 निकलेंगे, और वो जाकर के उनकी मादा उन्हें अंडे देंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मिलावट का भी स्कोप बहुत ज्यादा नहीं। जी डॉक्टर साहब, अभी और ले लेते, सवाल हो सकता है उसमें कवर हो जाएगा। ब्रिगेडियर राजा राम जी, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। एक छोटा सा पोर्शन शायद रह गया है, आपकी इजाजत से मैं माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा सा और कह के फिर मैं सवाल पूछता हूँ। जी जी जी, वेलकम वेलकम। आपने बहुत अच्छा कवर कर दिया, केमिकल रहित इलाज और केमिकल रहित खेती में जोड़ा है। पर आप सब जानते हैं कि जो खेती है वो तो प्लांट वेजिटेबल प्रकृति पैदा करती है, और प्रकृति में उसके 5 महाभूतों के सिवाय एक छठा चीज बनाई है, माइक्रोब्स। और उसका जो प्राकृतिक सिस्टम है खेती का या इसका, वो ये है कि ये जो 5 महाभूत पानी हवा वगैरह लेके, एनर्जी भोजन के लिए भी लेके, फिर उसको जो आप जिसका केमिकल उर्वरक कह रहे हैं, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। वो केमिकल उर्वरक तो माइक्रोब्स बनाते हैं। माइक्रोब्स में आप जानते हैं नाइट्रोजन बनाता है, फास्फोरस और फॉस्फेट जो भी है वो माइक्रोब्स ही बनाते हैं, और पेड़ की रिक्वायरमेंट से पूरा करने के लिए वो पूरा करते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। वो जो माइक्रोब्स हैं, वो माइक्रोब्स के बदले में अब हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक माइक्रोब्स देते हैं, ताकि माइक्रोब्स वहां शायद कहीं अवेलेबल है कहीं नहीं है, तो ये सिंथेटिक उर्वरक आया है। तो सिंथेटिक उर्वरक डालने से भी वही काम करता है जो हमारा हमें बनाना चाहिए। पर ये हो गई सिंथेटिक खेती कह लीजिए, या सिंथेटिक उर्वरकों से ली गई खेती, या ऐसे कह लीजिए। और हमारी प्राकृतिक खेती में तो माइक्रोब्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइक्रोब्स को हम बढ़ावा दें और ये सारी चीजें हम उन्हीं से ले लें, तो शायद वो हम उस भविष्य की ओर जाएं जो हम सोच रहे हैं। ये आपने जो कंट्रोल का है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पर ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो ऐसे ही होता रहा है, आप ऐसे करें। और साइंटिस्टों ने भी कोई गलती नहीं करी है, जब उसमें नाइट्रोजन नहीं है उस धरती में, या नाइट्रोजन माइक्रोब्स नहीं बढ़ाने हैं उस एरिया में, तो वो उसको यूरिया के रूप में, नाइट्रोजन डिफरेंट रूप में सप्लाई करते हैं। तो वो बैलेंस नहीं बना, कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, तो धरती का और उल्टा माइक्रोब्स का तो हुआ ही हुआ, धरती का नुकसान हुआ। तो माइक्रोब्स और ये सारे न्यूट्रिएंट बनाने में माइक्रोब्स का रोल है। माइक्रोब्स 2 टाइप के हैं, आप देख रहे हो। तो नेचर ने तो एक तो है एनारोबिक, जो सब हमारे के फीकल मटेरियल में गाय में ज्यादा है, इसलिए गाय की ज्यादा वैल्यू है, तो वो तो वहां काम करते हैं। और जो धरती में एरोबिक माइक्रोब्स हैं, एक्चुअली ये जितना वेस्ट है हमारा और पत्तों का और सब चीजों का, इसमें ये भोजन है उन माइक्रोब्स का, और कुछ खाद के रूप में भी काम करते हैं, जैसे आपने कार्बन बोला है, तो उनका भोजन है। तो ये भोजन हम खाद के रूप में और इन सब के रूप में पूरी धरती में इस तरह तरीके से डालें कि वो माइक्रोब्स जो एक्चुअल केमिकल रिक्वायर है, नाइट्रोजन है, ब्रिगेडियर साहब, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल पूछिए, उनका स्पेसिफिक एड ऑन है, क्वेश्चन। वो एड ऑन कर रहे हैं सप्लीमेंट्री जी। वो परमिशन लेके किया हुआ है महल। तो आप मेरे अपना क्वेश्चन पूछिए। अब क्वेश्चन तो मैं पूछ लूंगा, मैं एड ऑन कर दूं। आई ये जो वेलकम। माइक्रोब्स है, हम इस सिस्टम पे वापस आए, मैं इस पे वापस बहुत तेजी से आए। तो जैसे मैंने बताया कि गाय के और माइक्रोब्स है, ये उन माइक्रोब्स का खाना है, हम उसको खाद भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको डाल के इसको बढ़ाएं और प्राकृतिक खेती की तरफ आए, तो शायद हमें
उन सिंथेटिक उर्वरक की जरूरत कम पड़े, और उनकी है तो वो लिमिटेड उसी रूप में पड़े जिस रूप में हम उसका कहीं प्रयोग कर सकें। अल्टीमेटली हमने माइक्रोज प्रोड्यूस उर्वरक की जरूरत है, मैं ये कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जी ओमेंद्र जी। मैंने वो ठीक कह रहे हैं, जितनी बात कह रहे हैं मुझे उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। वो सही है, वो वर्तमान जो सिनेरियो है जहाँ चल रहे हैं हम अभी, तो फर्टिलाइजर के लिए लोग किसान तो यहाँ लाठी खा रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेट हमें उधर जाना है। अब वो अभी रिसर्च का विषय है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर ज्यादा उसको साइंटिफिक, फिर वो टॉपिक ऐसा हो जाएगा डॉक्टर साहब, राजाराम जी आपके और मेरे बीच में हो जाएगा भाई। नाइट्रोजन के लिए आपका जो है राइजोबियम है, रेजेटोबैक्टर है। अगर वो पल्स वाली क्रॉप है तो राइजोबियम करेगा, जितनी पल्स नहीं है, लेग्यूमिनेसी नहीं है, तो केवल एजेटोबैक्टर करेगा। एजेटोबैक्टर की जो मैं कैपेसिटी, केमिकल को मना नहीं कर रहा, सिंथेटिक को मैं कह रहा हूं उसका यूज परफेक्टली, वो तो आगे आना ही है। आप आकाश में खेती करोगे, आगे आप छत पे करोगे, सब में उनकी जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोपोनिक्स है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर उसको ज्यादा ना बढ़ा के इसको ज्यादा बढ़ाएं, ये कहना चाह रहा था। धन्यवाद। मैं इसको लास्ट के 2 सेंटेंस में कह दूं कि अभी हमारे सामने, अभी वैज्ञानिकों के सामने जो चैलेंज है वो है कि गेहूं की एक फसल को 1 हेक्टेयर में 60 क्विंटल की पैदा देने के लिए 120 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। और जो गेहूं की फसल में राइजोबियम होना नहीं है, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया है, जिसकी मैक्सिमम पूरे सारी आइडियल कंडीशन में वो 40 किलो पर हेक्टेयर से ज्यादा अभी नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाया है। तो या तो हम बैक्टीरिया की कोई ऐसी स्पेसीज और ढूंढें या डेवलप करें जो 40 की बजाय 80 या 100 किलो फिक्स करने लगे, तो हमारा यूरिया कंजप्शन निश्चित रूप से कम हो जाएगा, जैसा यादव जी कह रहे हैं। ये इतनी बात जी अभी हम 40 पर रुके। राजीव पटवर्धन जी, राजीव जी अपना सवाल पूछिए। राजीव पटवर्धन जी। शायद वो खाना वाना खाने लग गए होंगे बीच में। राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी। जी जी प्रणाम प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी और जी जी अपना सवाल आदरणीय पूछिए। श्री आदरणीय श्री ओमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और मेरे को आज ऐसी बातें पता चली, मैंने कभी खेती भी नहीं की है, कि बहुत अच्छी बातें पता चली। 50-60 मेरा क्वेश्चन ये था, 50-60 पहले किसान कीट रोगों से कैसे निपटते थे? क्या हमने इस पे भी कुछ रिसर्च की है? और दूसरा है कि आज हम उनमें से 2-3 सरल व सुरक्षित तरीके कौन से अपनाएं जिससे कि विदाउट फर्टिलाइजर्स और विदाउट केमिकल्स हम लोग खेती कर पाएं। और उसके अलावा आपका कुछ नॉन, हमारे जो है बीज जो है भी जेनेटिकल मॉडिफाइड हो गए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं कि नॉन जीएमओ के ऊपर। दैट वाज माय क्वेश्चन। थैंक यू। आपने चाहा कि 50 वर्ष पहले किसान कैसे खेती करता था, तो हाँ, नेचर अपने तरीके से काम कर रही थी। और आपने, मुझे जो इस समय आपसे बात करते हुए याद आ रहा है, तो आयरिश फेमाइन बड़ा फेमस है, जिसमें आलू की सारी फसल उनके आयरलैंड में खत्म हो गई थी और अच्छी खासा अकाल पड़ा था, भुखमरी थी। तो दोनों चीजें थी, फसलें नुकसान भी हो रही थी और सरवाइव भी कर रहे थे। और देखिए नेचर है, पौधा भी अपने को इतना स्ट्रांग बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि इंसेक्ट से हो जाए, और इंसेक्ट भी अपने को इतना मजबूत। जो मेरी मेन टॉक में बात रह गई थी कि अब स्टडी में ये भी है वैज्ञानिकों के पास कि जिस केमिकल को 25 साल पहले एक स्प्रे करने से वो पूरा इंसेक्ट खत्म हो जाता था, अब 5 बार स्प्रे करने पर भी वही इंसेक्ट नहीं मर रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस इंसेक्ट भी अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, वो केमिकल के प्रति कर रहे हैं, पौधा इंसेक्ट के प्रति कर रहा है, इंसान दवाइयों के प्रति कर रहा है। तो नेचर धीरे धीरे इवॉल्व करती है। वो मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी तो मिला जुला था उसमें। प्लांट कुछ हार्डी थे बट उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी। एक बायोलॉजिकल वो है कि पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमको नाइट्रोजन थोड़ी ज्यादा देनी होती है। जब पौधा नाइट्रोजन ज्यादा लेता है तो सक्कुलेंट हो जाता है, रस उसमें ज्यादा होता है, थोड़ा टेंडर सा हो जाता है, गिर जल्दी जाएगा लेकिन तेजी से, बड़ तेजी से जाएगा, दोनों काम करता है।
तो हमें बढ़ाना है तो उसमें सकुलेंट है तो उस पर इंसेक्ट आते हैं, वो उसको उनको अच्छा लगता है खाने में, चूसने में, पीने में बढ़िया लगता है। उनसे रोकने के लिए फिर कुछ और सारा सिस्टम बनाना पड़ रहा है। तो उसी में कुछ वेराइटीज हैं अलग अलग, जिसकी आप क्रॉप की जिस इंसेक्ट के प्रति जानना चाहेंगे तो वो फिर वो उसके लिए कि ये वेराइटी लें। फिर अब आप कहेंगे कि वो वेराइटी में वो टेस्ट नहीं है, तो हाँ वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि टेस्ट भी हमारे साथ आ जाए और रेजिस्टेंस भी आ जाए। कोशिश है, अलग अलग वेराइटी पर अलग अलग काम चल रहे हैं, जहां तक पहुंचे हैं वहां तक का मैं आपको बता पाऊंगा। तो मेरा एक फूड फॉर थॉट है, फॉर एग्जांपल घास पे या मिलेट्स पे कोई कीड़ा तो लगता नहीं है, तो क्या हम उनकी कुछ एंड आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट कि उनकी कुछ गुण ले सकते हैं जो इसमें, क्योंकि घास पे कोई कीड़ा नहीं लगता है, आप देखें उसके ऊपर क्यों नहीं जाता है कीड़ा। और मिलेट्स हो गए, मिलेट्स एक घास ही है, उसके ऊपर भी कीड़ा नहीं लगता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनके पास कीड़े। क्या हम उनकी प्रवृत्ति से कुछ उनके गुण ले सकते हैं जो इसमें ऐड कर सकते हैं? मे बी वी नीड टू थॉट आउट ऑल प्रोसेस। वी हैव आपकी टू। राजीव कुमार जी बहुत सही सोच रहे हैं आप, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन आधी है अभी। मिलेट्स में बाजरा है यहाँ, जितने इधर महेंद्रगढ़ साइड से और जितने लोग हैं, बाजरे में अर्गट एक बीमारी आती है जिसमें बालियों पर शहद सा टपकता हुआ दिखता है, अच्छी खासी परेशानी है। बाजरे में दाने की जगह हरी पत्तियां निकलने लगती हैं, एक और बीमारी है। तो जब हम किसी भी पौधे को, किसी भी फसल को जब कॉमर्शियली ग्रो करना कोशिश करते हैं तो उस पर पेस्ट और इंसेक्ट जो है वो अटैक करते हैं। घास चूंकि हमारे लिए उतना नहीं है, उस पर लगता भी है नहीं लगता है, क्योंकि आप मतलब मेरी भी स्टडी नहीं है घास पर कौन से कीड़ा आते हैं नहीं आते हैं। टर्माइट वगैरह के लिए वो जो लॉन मूवर, ये लॉन मेंटेन करते हैं, वहां जरूर आपकी दो चीज नीचे जमीन में, टीम नेमेटोड और टर्माइट्स, इन दो के कंट्रोल के लिए तो उसको बढ़ाया जाता है, ऊपर पत्तियों पर नहीं है। लेकिन ये जो है आपका बहुत अच्छा आइडिया है। एज ए साइंटिफिक मुझे लग रहा है आप वैज्ञानिक होते तो शायद जरूर पॉजिटिव कुछ करते कि वो डीएनए, वो आरएनए हम घास से ले जा करके और गेहूं में अपना अगर ट्रांसमिट कर सकें, तो यही वेराइटल इंप्रूवमेंट है जो आप कह रहे हैं। वो घास से ना सही, किसी से भी सही, जो हमारी पुरानी वेराइटी थी वो अगर रेजिस्टेंस है, उस पर वो बीमारी नहीं आ रही है, तो वैज्ञानिक कोशिश करते हैं उसको ब्रीडिंग के द्वारा कि उस आरएनए को, उस डीएनए को इस वाले में ले आए जो हाई तो कर दे और वैरायटी के प्रति जो है रेजिस्टेंस हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी फसलों में, धान में ही जब मैं आपको बता रहा था तो मैं आपको बताना भूल गया, जो मैंने धान में आपको बताया किस तरह से वो कीड़ा जाता है और खाता है, उसकी दो तीन, बासमती में भी दो वैरायटी अच्छी जो है, पूसा 2709 और नीचे आपकी एक रत्ना है, एक ज्योति है, इस तरह से कोशिश की गई है कि वो उसके प्रति रेजिस्टेंस हो। तो ये अमरिंदर प्रोसेस जी है। बड़ा सही आपने कहा। मैं दक्षिण हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ बाजरा हमारी स्टेपल फूड था। लेकिन जब से ये चेपा जिसको आप बोल रहे हैं ना, जब से आया है, तो ना तो पशु उसको खाते थे और आदमी बीमार हो जाते थे, और बहुत ज्यादा तादाद में जो है ना, अगर खा लिया तो बीमारियां फैल जाती थी। हाँ, वो फंगल डिसीज तो है बाजरा की। हाँ, वो फंगल डिजीज है, तो वो डिस्करेज हो गया और वो सारी की सारी फसल खराब हो जाती थी उसमें। दूसरी बात, वो घास की कह रहे हैं, तो अब जो है ना, फोरेज क्रॉप्स के अंदर तो दाना नहीं बनता ना, इसलिए उनको नहीं लगता। ये कहना कि कीड़ा नहीं है, कीड़ा हर एक हरी चीज के अंदर जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है ऑर्गेनिक चीज जिसमें कीड़ा नहीं लगता हो। लेकिन उसमें क्योंकि ग्रेन्स नहीं है, मेरे को लग रहा है, इसलिए उनको उसका एहसास नहीं हुआ। कीड़ा दिखता भी नहीं है, कीड़ा तो बहुत अंदर जाता है। और हाँ हमने नहीं, देखा है कि घास को भी खा जाते हैं वो कीड़े पे। फिर हम उसकी खुदाई करते थे चारों तरफ खेत आई की। आई अप्रिशिएट द आइडिया ऑफ राजीव कुमार जी, जिन्होंने सोचा जी। कि उसमें नहीं होगा। मैंने बताया वो घास से ना लेकर दूसरी वैरायटी से लेकर के हाँ, नहीं नहीं, लगातार चलो चल रहे चलो, हैं। उनका एक आइडिया है, तो उनको शायद पता नहीं होगा, कहीं हाँ, वो पढ़ लिया होगा। क्योंकि मिलेट। हर आदमी अपनी चीज को रिकमेंड करता है ना, जिसने जो बेचनी होती है वो उसकी बड़ाई करेगा, वो कोई बुराई तो करता नहीं है। तो अब प्रेमानंद महाराज जी हैं। प्रेमानंद जी, महाराज जी पूछिए अपना सवाल। प्रेमानंद जी। आपका सर। माइक अभी म्यूट है। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ, माइक खोल लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। जी जी आपको नमस्कार भाई साहब। जी, नमस्कार बहुत दिन बाद नमस्कार। दर्शन, वर्षा के बाद आप दर्शन हुए हैं आज आपके। मैं चलिए, आपको बहुत भी अच्छी बाद बात में है। करूंगा, मुझे पर्सनल काम है, आपसे मैं फोन करूंगा या इसी को ठीक ग्रुप पे ठीक। बता। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। और जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो जैविक और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, यही जी देश की मांग है।
क्योंकि यूरिया उपलब्ध भी नहीं हो पा रही, बड़े लाठी डंडे चल रहे हैं, जी, बड़ी लाइन लग रही है, किसान बहुत परेशान है क्योंकि चाय की आदत पड़ गई है तो चाय चाहिए, यूरिया की आदत पड़ गई, वो अब चाहिए। हमको डाइवर्जन करना है। हाँ जी, तो मैंने जो अभी तक जो और प्रेजेंट एक ऐसा सिनेरियो मैंने आपके काम सामने चल रखा, रहा है, अपन लोगों का जो उद्देश्य है, वर्धा का कार्यक्रम हुआ था भारत विश्व परिवर्तन है, दिशा हम लोगों को मिल चुकी है और कार्य भी चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके मार्गदर्शन पे आगरा आऊंगा, मैं मिलूंगा आपका। वेलकम वेलकम, आइएगा। राजीव पटवर्धन राम जी, राम को राम राम। राजीव पटवर्धन जी, राजीव जी आवाज आ रही है हमारी? कल 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 उन्होंने हाँ जी, आ रही है, प्रेजेंटेशन आ में रही है। बहुत अच्छा। मेरी राजीव आवाज जा पटवर्धन रही जी, है प्रोफेसर? जी राजीव प्रोफेसर जी साहब, आपने मेरी सवाल आवाज पूछिए, बहुत देर से आवाजें दे रहे हम तो आपको। नहीं, आवाज मेरी जा रही है कि नहीं? आ रही आ है, रही बिल्कुल आ रही है, आ सवाल रही है पूछिए आप। राजीव जी। अपने उमेंद्र जी को नमस्कार। जी हम लोग नमस्कार। एक ही ग्रुप में थे वर्धा में। आपके बातों से दो चीजें हैं, मतलब एक जो घोर जैविक या ऑर्गेनिकवादी हैं और घोर विज्ञानवादी हैं, दोनों का बड़ा अच्छा समन्वय आपने किया और कीट से कीट का इंतजाम किया। उसमें जो बैगन और जो आप शुरू में बोल रहे थे धान में जो सफेद हो जाता है, वो हमारे इलाके में एक आम बीमारी थी। आपसे इस ज्ञान से फिर मैं आपसे कांटेक्ट भी करूंगा। जी वेलकम। धान हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो उसका पहले से इंतजाम कैसे किया जाए, ये बड़ा ज्ञानवर्धक और रोचक आपने कहा, इसके लिए हृदय से आभार। जी थैंक यू। और बैगन और टमाटर वाला जो बात आप कह रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाया था, तो मैं समझता हूँ आप बता चुके हैं। अब फिर इसमें जानकारी लेनी हुई तो फोन से भी संपर्क कर लेंगे, आपका नंबर है मेरे पास। आप पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब साथियों को नमस्कार। अमरिंदर जी, मोहनचंद जी ने आपको बधाई दे रहे हैं वो लगातार, और राजीव जी ने भी आपका बहुत अच्छा लेक्चर की प्रेज की है, उसके लिए जी आपका थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। राजीव यूएसए में हैं और वो अभी खेती में काफी रुचि ले रहे हैं, तो आपसे संपर्क करेंगे, अच्छी बात रहेगी आगे। ललित वेलकम। त्यागी जी, आपने फिर उठाया हाथ। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, जो ये हर्बिसाइड है आजकल घास पे स्प्रे कर रहे हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। किसान जी, लोग नाली भरा साफ करने के लिए हर्बिसाइड डाल देते हैं, वो राउंड अप वगैरह, तो इसके हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं, स्वास्थ्य पर क्या इसके प्रभाव हैं? हाँ देखिए, मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से नुकसान करता है। वीड्स कंट्रोल के लिए मतलब अब थोड़ा सा वो हो जाएगा, जैसे सबसे ज्यादा बेशरम पेड़ ललित जी आपके आसपास सड़क के किनारे कांग्रेस ग्रास है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। है मतलब कितना ही मारो तब भी नहीं वो कंट्रोल हो रही है, और केमिकल भी उस पर आसानी से नहीं काम करते। और केमिकल है तो वो तो जब किसी पौधे को मारना है, तो अब यहाँ कोई आप दया भाव नहीं दिखा सकते कि पौधा मर भी जाए और सब केमिकल भी ना हो, कोई वो भी ना करे। तो ऐसा केमिकल हमको लाना पड़ता है जो पूरे सिस्टम में जाएगा, और तब वो पौधा मरेगा। पौधा पीला पड़ेगा, सूखेगा, लेकिन मरना नहीं चाहेगा, वो बार बार उगना चाहेगा। तो अगर हम जब हर्बिसाइड यूज करते हैं, वो प्लांट टू प्लांट है, जैसे आपका सबसे ज्यादा चलता है 2,4-D गेहूं में डालते हैं। तो अब उसमें है क्या कि वो चौड़ी पत्ती वाले जितने पौधे हैं, उनमें स्टोमेटा का खुलने का पैटर्न अलग है घास की पत्ती वाले पौधों के स्टोमेटा के मुकाबले। तो वो 2,4-D जो है, जितनी भी चौड़ी पत्ती वाले के स्टोमेटा पे जाकर के काम करता है, तो उनको मार लेता है। लेकिन वो केमिकल तो वहां रह ही गया ना रेजिडुअल के रूप में। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वो नहीं किया जाए। कांग्रेस वीड के लिए जरूर ये जो मैंने आपको बताया था लेडी बर्ड बीटल जो कीड़ा है, इसी की एक अलग स्पेसीज है मैक्सिको, उसके आगे नाम के आगे लगाए मैक्सिकन लेडी बर्ड बीटल। वो कीड़ों के अलावा इस कांग्रेस घास को बहुत तेजी से खाता है। अगर इसकी आबादी बढ़ा दी जाए, यहाँ आगरा में जो है कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया था, मेरे ख्याल में 10-12 लाख रुपए का था, कि भाई लेडी बर्ड बीटल की आबादी बढ़ा के मैक्सिको वाली की और कांग्रेस घास पर छोड़ा जाए तो क्या उसका कंट्रोल किया जा सकता है।
अभी पिछले हफ्ते मैं बैठा उन लोगों के बीच में बातचीत कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, उत्साहवर्धक परिणाम है डॉक्टर साहब, और वी होप के भविष्य में हम एक ऐसी चीज डेवलप कर लेंगे जो इसको काबू कर लेंगे। तो यहाँ किसने किया, किसको ज्यादा प्रोजेक्ट किया, किसने किया है? मैक्सिकन लेडी बर्ड बीटल की ही इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन एजेंसी है? जो आपने बताया ना कि प्रोजेक्ट दिया गया, किसको, कौन, कृषि विभाग या कृषि रक्षा कौन कर रहा है? यहाँ इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र, भारत सरकार, कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके। जी जी त्यागी जी, आप ओमेंद्र जी से अलग से कर लीजिए, जितनी भी समस्याएं हैं बिल्कुल आप मदद करेंगे। वो उनके कान खड़े हुए हैं, लगा प्रोजेक्ट हमारे आईजी साहब भाई रणवीर शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी रणवीर जी। थैंक यू योगेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे दोनों भाई बड़े जोरदार तरीके से अपने विचारों को रख रहे हैं और सबको बहुत अच्छी लग रहा है कि भी हाँ, हमारे वैज्ञानिक भाई और हमारे बीच में हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें दे रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मैं भी थोड़ी सी मतलब रुचि रखता हूँ इस खेती में भी और बगीचे में भी खासकर। एक चीज नहीं मुझे समझ में आती, मेरे दोनों भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गाय का, मैं आमतौर पे दूसरा तो पेस्टिसाइड तो डालता ही नहीं, अपने गाय का गोबर, एक दो गाय है मेरे पास, उन्हीं का गोबर इकट्ठा करके सुखा के और उसको हम सारे पौधों में डालते हैं। अपनी जो छोटी सी बगीची है उसमें भी और थोड़ा सा खेत है उसके अंदर भी, कि भी ये करने के लिए कि भी हाँ, हम ऑर्गेनिक अपनी चीजें पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो पौधों में फल बहुत कम आता है। वो क्यों नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दुकान पे जाते हैं तो वो दुनिया भर के वो पेस्टिसाइड बताते हैं, वो मैं डालता नहीं। तो आप कोई सिंपल सा कोई ऐसी चीज बताएं जो उसमें डालें पौधों में और उसमें फल लगे। और फल लगता है तो उसमें कीड़ा आ जाता है। अब जैसे अमरूद लग रहा है तो अमरूद में दुनिया भर का कीड़ा है, दूसरी तरफ आंवला है तो आंवला लगा ही नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं हमें थोड़ी थोड़ी सी महसूस हो रही हैं। फिर आज मैं, योगेंद्र भाई ने बुलाया तो मैं एक बार आज जूम का लाभ ले लूं और पूछ लूं अपने भाइयों से कि भी क्या वो हल है इनका या नहीं है। सर हल है, वो आपका फसल टू फसल और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो आइडिया है। जैसे अमरूद पर फल में कीड़ा आ रहा है, तो जो वैज्ञानिकों की सिफारिश है वो ये है कि इस सीजन में अमरूद पर फल ना लिया जाए, जब उन पर छोटा सा फ्लावर आए तभी उसको आप तोड़ दीजिए, झाड़ दीजिए। जब आप ऐसा कर देते हैं तो आप सर्दियों वाली फसल को अच्छे से लेते हैं, उसमें अच्छा फल आता है फिर सर्दियों वाली में। और ये कीड़े, इसकी मादा जो है, इस समय अच्छा मौसम है, गर्मी भी है, मॉइस्चर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर भी है, तो वो अच्छा बढ़ती है, अच्छे अंडे बच्चे देती है। सर्दियों में कम टेम्परेचर में उसकी बढ़वार थोड़ा सा कम होती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, फिर वही जो सामान्य धारणा है कि बरसात के सीजन का अमरूद मत खाओ, इसमें कीड़ा होगा, और सर्दियों वाला आपका फ्रेश। तो ये सिफारिश है उसमें। तो मैं आपको सर यही सिफारिश दूंगा कि आप इस सीजन का अमरूद का मन बचाएं। जैसे आप इस सीजन का अमरूद छोड़ देंगे तो सर्दियों में आपको दुगना तिगना मिलेगा। मेरा इसी से रिलेटेड था दूसरा सवाल, उसमें कईयों में फल ही नहीं आता। जैसे आंवले के पेड़ लगे हुए हैं उनमें फल नहीं आ रहा, मतलब एक दो आंवला लग रहा, नहीं तो भर जाता था। अब आंवले में फल क्यों नहीं आ रहा है ये भी समझ में, खाद भी डाला उसमें, हम गुड़ाई उड़ाई भी जो भी हमसे बनती है वो करते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है फल, समझ में नहीं आया। आंवले का फल तो सर्दियों में आना था सर। मतलब इस टाइम उसका फूल आना शुरू हो जाता है ना, मतलब अगस्त सितंबर में फूल आना शुरू हो गया तो छोटा छोटा आंवला लगना शुरू हो जाता था, लेकिन फल आया नहीं अभी तक। अच्छा, अब दरअसल 2-3 माइक्रो मिक्सचर टाइप के दिमाग जा रहा है मेरा। अब कल आप मुझे उसका वीडियो दिखाइएगा पौधे का। ओके ठीक है, मैं कल आपसे पर्सनली वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, मैं अवेलेबल ऑल द टाइम, आप कभी फोन कर लीजिए तो मैं उठा लूंगा। हाँ, मुझे ऐसी अपनी विद्या दीजिए जिससे कि मैं उसमें नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे समझ में आएगा तो मैं बताऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माधव चंद, आप अपना सवाल थोड़ा हमें भी समझ में कम आया था, आप पूछ लीजिए ओमेंद्र जी से सीधा एक बार। हाँ मैं पूछ लूंगा योगेंद्र भाई। मतलब जो बगीचे में पौधे हैं ना उनमें फल कम आ रहा था, मैं वो जानना चाह रहा था, या जो फल आ रहा है तो उसमें कीड़ा लग रहा था। जी वो आप ओमेंद्र जी से अलग से कर सकते सर, मैं बता दूंगा।
आइडिया कर लग गया कि हमारे पास क्या क्या है, माल बहुत है अपने इस पोटली के अंदर। एक मदन जी है, कोई सवाल लिख रहे थे, मदन चंद्र जी। मदन जी आवाज सुन रहे हैं हमारी? मदन नहीं है, मोहन चंद्र जी। मोहन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी श्रीमान, जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपना थोड़ा सा सवाल पूछिए आप। जी जी हाँ जी। नहीं, सवाल बस केवल एक ही वही था। ये जो अभी झाड़ की बात कही तो मैंने कहा लगे यार मैं भी पूछ लूं, मेरा भी शक दूर हो जाए। है एक, मैंने उसमें बॉक्स में भी लिखा है, बट वो कुरी करके होती है एक पहाड़ों में, इतनी खतरनाक है वो, जहाँ हो गई उसको उजाड़ना इतना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक आजकल कुछ मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन कहीं पे बड़ा प्रचार चल रहा है, वो डाल रहे हैं फटाफट गिर जा रहे हैं कुछ टाइम पे। तो मैंने कहा उसके बारे में कंफर्म करूँ, डाउट कि क्या सही है या फिर। तो कुरी का झाड़ मैं फोटो कल तक मंगा लूंगा, तो फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा सहकारिता वाले में, तो आपको भी समझ में आ जाए प्लीज आप ताकि फोटो पहाड़ के। फोटो वीडियो कुछ हो वो डाल दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बड़े खतरनाक है सर, एक बार झाड़ हो गए सारे घरों को कवर कर देती है, नहीं इतना नहीं, कोशिश भयंकर है। करेंगे खतरनाक को कंट्रोल जी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जी सर, जी सर, तो आप जैसे प्रोदा हैं तो जरूर कुछ ना कुछ जी मिल ही जी जी। जाएगा उसका। जी सर। और मैं आपको कहूँ अगर जरा समय हो तो एक सेकंड का, मैं जब जाता हूँ कम से कम 10,000 रुपया लेता हूँ घर के आसपास सफाई करने के उसको काटने के खाली समझ लीजिए। चलिए कोई नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और जी जी। तो हमारी हमारी चर्चा बिफोर टाइम पूरी होगी लग रहा है। आपका माइक म्यूट है योगेंद्र जी। किसी और साथी का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। डॉक्टर साहब, एक वो चीज और जानना चाह रहा था कि जो अपना ये दूसरा लॉन के अंदर जैसे हमने ईंट लगाई हुई है अपने चारों तरफ, और उस ईंट में से भी घास जो है ना वो बाहर निकल आता है, पक्का मतलब बनाया हुआ है प्लास्टर करके, लेकिन फिर भी घास उसके बीच में से निकलता है। जब घास में दवाई डालते हैं, मैंने वाटर हार्वेस्टिंग बना रखी है अपने घर के चारों तरफ, तो वो दवाई का असर कोई अपनी बॉडी पे तो नहीं करता है? मतलब वो दवाई जाती है कहीं ना कहीं, वाटर हार्वेस्टिंग में भी मिल जाती होगी थोड़ी बहुत जब हम दवाई डालते हैं उस घास के ऊपर। तो बिल्कुल। राउंड अप जो बोल रहे थे अभी पीछे भाई बोल रहे थे, वही डाली थी हमने एक बार। तो मुझे जैसे अभी बात आई तो मेरे को याद आया कि भाई उस राउंड अप दवाई डालने से वो तो एक किस्म का जहरी है मेरे ख्याल। हाँ वो बिल्कुल। हाँ, तो वो पानी में जाना नहीं चाहिए। नहीं जाना। हम्म, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी हूँ, हमारे सत्यप्रकाश भारत जी। हाँ जी, सत्यप्रकाश जी। नमस्कार सभी को। जी जी, ओमेंद्र जी का लेक्चर था, आपने अगर पूरा सुना हो और आपका कोई सुझाव हो। हाँ जी सुना है, बड़े ध्यान से सुना है, जी और बड़ा उत्साहित और खुश भी हूँ। आपने बड़े अच्छे ढंग से जिस तरह, क्योंकि मेरे तो कृषि का विद्यार्थी नहीं ना, मैंने कभी उस तरह काम किया, पर जिस तरह बात रखी वो भाव तो समझ सकता हूँ। और जिस तरह मित्रों को, मुझे लग रहा था जैसे दूरदर्शन के ऊपर एक सवाल जवाब होते हैं और एक खुल के जवाब देते हैं, उसी तरह उमेंद्र जी बहुत अच्छा रख रहे थे और फिर सवाल जवाब हो रहे थे। बहुत अच्छा, एक एक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है और अच्छी भूमिका है, वो देख के मुझे तो खुशी होती है। हाँ बाकी तो हम 23, 24, 25 को करनाल मिल ही रहे हैं, वहां पर बैठ के और बातचीत होगी। हाँ, तो मतलब केमिकल फ्री की तरफ हम बढ़ लेंगे, हमें उम्मीद है दिखाई दे रही है। जब आपकी सरकार आएगी तो बिल्कुल केमिकल फ्री करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल सत्यप्रकाश जी वर्धा में मिले थे और आज मिले हैं वो, मतलब सामने। इनमें तो हाँ, परिवर्तन हो गया, बहुत भारी परिवर्तन देख रहा हूँ मैं तो। आपको पता नहीं कितना नहीं महसूस हुआ, लेकिन मुझे देखो, मैं जिस दिन पहली बार मिला था, मैंने उस दिन ही पहचान लिया था कि ये व्यक्ति कुछ और है। सरकारी अधिकारी तो बहुत है, सरकारी अधिकारी में इंसान भी है। मैंने पहली बार ही पहचान लिया था इनको उस रूप में, और जब से हमने इनका हाथ छोड़ना ही नहीं, ये इसके गवाह है। हाँ यस। हाँ ये वर्धा में मेरे सरकार रूममेट थे सत्यप्रकाश जी। है। हम रूममेट थे वहाँ वर्धा में सेवाग्राम में। हाँ वो तो मैंने जानबूझ कर किया था ना साथ, अच्छा वो तो अच्छा मेरी अच्छा। योजना थी ना।
उसका अच्छा, धन्यवाद भी देंगे आप। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई नहीं, पहले सवाल हो? और देखिए उमेंद्र जी, जी अभी हमें सुभाष नालंगे जी ने नागपुर में एक व्यक्ति से मिलाया। अच्छा राजपूत राजपूत जी है, वो 8 स्टेट के जेविक के हेड जी है ना। और मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति, वो भी उसके बाद 2 बार उनका फोन भी आ लिया मुझे, और वो व्यक्ति भी बहुत शानदार व्यक्ति है और कुछ ठीक करना चाहता अच्छा है ना। तो मुझे उनको देख के एकदम आपकी याद आई कि कभी दोनों, मेरा आज ध्यान नहीं आया ना, मैं उनको इनवाइट करता आज, वो आपको सुनते भी है ना। और है जबलपुर के रहने वाले हैं, और अच्छा अच्छा जबलपुर में बाई चांस मेरे मित्र है, उनसे उनका एक अच्छा संबंध है, फिर उनको फोन मिलाया उनको, तो अच्छा संबंध उनसे बन गया। और वो व्यक्ति भी एक, सुभाष जी का धन्यवाद कि उस व्यक्ति से मिलाया, और वो व्यक्ति भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारी टीम में जुड़ेंगे। अच्छे जानकार है, अच्छी मेहनत है, और ईमानदार से कुछ करना चाहते हैं आपकी तरह। तो ऐसे प्रशासन की सज्जन शक्ति और समाज की सज्जन शक्ति का, विचारवान शक्ति का एकीकरण ही कुछ बड़ा परिणाम दे सकता है। अगर हम सरकार में बैठे सज्जनों को छोड़ देंगे, और या समाज में बैठे सज्जनों को छोड़ देंगे, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो दोनों मिलके एक बड़ा परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आदमी को चुनते रहो और माला में पिरोते रहो। तो बस मुझे, बिल- जब मैं उनसे मिला था, मुझे आपकी बहुत याद आई थी, और मुझे लगता है कि दोनों को कभी मिलाएंगे और उनको बुलाएंगे कभी। मिलवाइएगा आप। जी जी, जरूर जी। अगर और किसी साथी का कोई सवाल नहीं है तो मेरा एक सवाल ओमेंद्र जी से है, अगर इजाजत देंगे तो। जी जी ओमेंद्र जी, कुछ हमारे साथियों का और हमने बाकी जगह भी देखा है, वो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इस तरह की नई नई परिभाषा वो लोग दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यही एक तरीका है अच्छी खेती का। और एक जो खेती चल रही है हमारी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वो लोग कह रहे हैं वो ठीक है, कौन सी खेती अपनाए? हम तो कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा एक्चुअल में। नहीं नहीं मतलब इतनी इतनी तरह की खेती बता दी है, हर आदमी कहता है कि मेरा तरीका अपनाओ, मेरी खेती सबसे बढ़िया है। और एक हमने देखा कि बहुत लंबे समय से कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर करके हर समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान निकाल रहे हैं। अब ये होता है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, एक बार जब पता लगा कि आधे हरियाणा की फसल खराब होगी तो उसको रोके कैसे, तो युद्ध स्तर पे वो काम किया जाता है कि किसी तरह से इस फसल को बचाया जाए। जैसे कि अस्पताल में जाके जो है ना, मीटिंग जब हो जाता है तो वहां कोई ये नहीं कहता कि मैं नेचुरोपैथी में जाऊंगा, नेचुरोपैथी में जाऊंगा, सब सीधे के सीधे अस्पताल में भागते हैं। तो जब ऐसी समस्याएं संकट आ जाता है तो वैज्ञानिक ही बचाते हैं उसको। लेकिन आज एक नई मुहिम चल रही है, वो चल रही है कि मैंने ये तरीका निकाल दिया, यही सबसे बढ़िया है, मैंने ये तरीका लगा लिया, यही सबसे बढ़िया है। तो क्या ये कोई दूसरे खतरे में तो नहीं पहुंचा देंगे ये लोग अपना प्रचार प्रसार करके? जी ओमेंद्र जी, देखो आप जी, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता हूँ। मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरी सारी टॉक का जो है, जो वैज्ञानिक हो रहा है वो था, किस दिशा में हो रहा है ये हो सकता है। पिछले 10 दिन पहले मैं पूसा में गया था, दिल्ली में IRI एग्रीकल्चर की एपेक्स संस्था है रिसर्च के लिए, क्योंकि वो सारा मॉनिटर करती है किस फील्ड में कहाँ क्या होना है। आप समझिए, मैं अपना एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि हमारे किन्हीं उनको रिश्तेदार को पौधे लेने थे लगाने के लिए। तो अब वो गए, पहुंचे, हम मतलब मैं उनको इंट्रोड्यूस कराया था, तो उन्होंने बहुत सारे पौधों की लिस्ट बना रखी थी। तो जो प्रोफेसर मिले वो बोले कि मैं सिट्रस पर काम करता हूँ, मैं आपको केवल सिट्रस के पौधे दे सकता हूँ। इन्होंने कहा जी मुझको आम भी लेना था, मुझको शहतूत लेना था, मुझको तो गुआवा लेना था, अंगूर लगाना था। तो उन्होंने हर पौधे के साथ एक वैज्ञानिक का नाम बता दिया कि आपको गुआवा वो देंगे, आपको आम वो देंगे, आपको अंगूर वो देंगे। तो रिसर्च जो है ना वैज्ञानिक स्तर पर, वो बड़ी डिटेल हो जाती है। वहां आदमी सारे फील्ड में हर जगह काम नहीं करता, वो दूसरे के अनुभव को लेता है कि डॉक्टर साहब मेरे अमरूद पर ऐसा हो रहा था, तो मैं क्या करूं। इसलिए खेती की पद्धति एक से दूसरे को अलग कर देना
मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। हमें ये कि अल्टीमेट हमको बढ़िया मैक्सिमम प्रोड्यूस चाहिए, किसान को प्रोड्यूस चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की हो, मैक्सिमम क्वांटिटी में। आप वाले प्रश्न के आसपास से कभी श्रीलंका के राष्ट्रपति गुजरे थे जिन्होंने ऑर्डर करके कर दिया कि श्रीलंका में कोई फर्टिलाइजर नहीं आएगा, कोई पेस्टिसाइड नहीं आएगी और सब लोग बायो उगाएंगे, सब करेंगे। तो वो 3-4 साल में वहां भुखमरी आ गई, उन्होंने अपना आदेश विड्रा किया और वो क्रांति हो गई और महाराज की तो कुर्सी गिर गई। दूसरे साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसको यूरिया लगाना है वो यूरिया लगा रहे और जिसको नहीं लगाना है वो ना लगाए। तो फिलहाल रिसर्च इस जगह है, कल को कुछ और बढ़िया चीज आ जाएंगी तो उस तरह से बताई जा सकती है। जी, मेरा यही डर था, क्योंकि मैं भी दूर तक सोचता हूँ। तो मेरा ये था कि संयम से चले, सब मिलजुल के एक दूसरे से चर्चा करके सीख के आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ी देर पहले वैज्ञानिक मेरी किसी से बात हो रही थी, बढ़ ही नहीं सकता आदमी। अब आप समय का उपयोग करना चाह रहे हैं तो विद योर ऑल काइंड परमिशन। एक अभिषेक जी कुछ पूछने का रहे हैं। ओमेंद्र जी, 1 मिनट। अभिषेक जी। जी धन्यवाद योगेंद्र जी। जी, उमेंद्र जी ने बहुत विस्तार से सारी चीजें बताई। मैं उमेंद्र जी से एक दो बातें पूछना चाहता हूँ। ये जो विषय है, एक हो गया कीटों का विषय, दूसरा हो गया ये जो पेस्टिसाइड और ये जो टर्माइट और ये जो यूरिया है इसके अल्टरनेटिव का, और साथ ही साथ तीसरा जो हो गया कि फसलवार बीमारियां और उनके इलाज, मतलब कि प्राकृतिक इलाज या फिर क्या जो भी वेस्ट है जिसमें कम से कम केमिकल का इस्तेमाल हो। तो इन 3 विषयों पर जो एक आम किसान है जो इन समस्याओं से रूबरू होता रहता है, तो इस तरह की कोई किताब आप लिख निकालिए जो कि किसानों को उपलब्ध कराई जा सके। वो किसी भी फॉर्मेट में हो, डिजिटल में हो और वैसे हो, रीडेबल हो, तो उससे बड़ा लाभ होगा। ये चर्चाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन वो किताब के फॉर्मेट में होगा तो बहुत उसको लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। जी, गुड आइडिया, और मैं बिल्कुल काम करूंगा अभिषेक जी इसका। जी, तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि ये जो पेस्टिसाइड हैं, कुछ रिसर्च में पढ़ा मैंने कुछ समय पहले, इनकी वजह से जो हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, ये हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है इसकी वजह एक पेस्टिसाइड है। तो क्या ये बात सही है? और मतलब अगर है तो फिर वो कौन कौन से केमिकल्स हैं और कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है या हो रहा है? ये मेरा प्रश्न है। जैसा मैंने बीच में कहा था, जो जितने भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं, सिस्टमेटिक का मतलब है कि वो प्लांट का हिस्सा बन गए और फिर वो सीड तक जाते हैं, वो सभी नुकसान करेंगे। और सब्जियों पर, फलों पर हम लास्ट स्टेज तक भी डालते रहते हैं, तो बट नेचुरल है कि वो सब्जी में एब्जॉर्ब हो गया, वो भी आ गया। आजकल लोग कोशिश करते हैं घर में सब्जी लाके उसको थोड़ा सा नमक के पानी में या कहीं रखें तो कुछ इंसेक्ट बाहर आ जाए। इंसेक्ट सभी हजार्डियस हैं, बाजार में उनको लेबल लगे मिलते हैं डॉक्टर साहब। जो सेफ है उन पर हरा क्रॉस लगा हुआ है और जो नुकसानदायक है उन पर लाल लगा हुआ है। तो किसान को छिड़कते समय ये पता है कि वो लाल वाला डाल रहा है या हरे वाला डाल रहा है। हरे वालों के प्रति कीड़े इम्यून हो जाते हैं थोड़े दिन बाद, तो उसको फिर लाल वाला डालना पड़ता है। ये फर्क है। नुकसान कितना कौन सा करता है, ये स्टडी एग्रीकल्चर का नहीं, ये मेडिकल साइंस का विषय हो जाएगा फिर, तो ज्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे। लेकिन हाँ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है और हम लोग मान रहे हैं इस बात को। नुकसान हुए, इसीलिए मैंने बताया कि हम पेस्टिसाइड, उनसे केमिकल्स से इतने हम बायो पर आ गए हैं कि हमने कीड़ों को कीड़े ढूंढे हैं, उनके अंडे ढूंढे हैं। आप देखिए कि 0.6 mm और उससे भी छोटे छोटे अंडे हैं, अंडे के अंदर दूसरा कीड़ा अंडे देकर जाएगा, वो ढूंढा गया है, उसकी स्पीसीज कौन सी है, उसको लैब में रखा जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, पाला जा रहा है, उसके अंडे ढूंढे किए जा रहे हैं, उनको फील्ड तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो काफी काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पेस्टिसाइड बनाते हैं जो साइंसदान, साइंटिस्ट, और जो इनको पास करता है, जो इनको अप्रूव करता है, उन एजेंसीज और ये जो हमारी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बीच में क्या कोई कोऑर्डिनेशन जैसा कोई मैकेनिज्म इंडिया में बना हुआ है या नहीं है? मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मेरी जानकारी में डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड बनते हैं तब वो किस किस से अप्रूवल लेता है
ये मेरा टॉपिक नहीं रहा, पर थोड़ा बहुत स्टडी रही होगी जरूर। अब वो आप समझिए, जैसे हम वैरायटी निकलती है उसका पूरा डिटेल अध्ययन हमारे पास है, तो वो तो निकाल लेते हैं, फिर हम बाद में आता है कि नहीं ये फील्ड में ऐसा काम नहीं कर रही है, 5-7 साल बाद रिपोर्ट आती है तो वैरायटी अपना आप ही हट जाती है, उसको ऑफिस से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोशिश दोनों तरह से। मैं एक चीज को जिसको जानबूझ के छिपा गया था, एक आपका बीटी ब्रिंजल बड़ा कंट्रोवर्शियल वो है, उसमें एक बैसिलस ट्राइबोलिस करके एक बैक्टीरिया डालने की कोशिश की गई है, जो ये बैंगन के जो बोरर है उसको वो जब वो काटता है तभी उसको मार देता है। लेकिन अब उसके मानने जा रहे हैं कि नहीं, उसके साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। तो उसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन साइंस की एक नई चीज है, तो नई साइंस जब अगला स्टेप रखती है तो फिर हो सकता है गलती हो जाए। आज सुबह ही मेरी बात हो रही, मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस दूं तो आप देखेंगे इसमें गूगल में बताएगा कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन साहब की मृत्यु इसलिए हो गई कि डॉक्टर्स ने उनका ब्लड लेट कर दिया, वो ब्लड उनको निकालना था। वो आयुर्वेद में भी एक छोटा सा है, वो ब्लड को निकाल दीजिए, गंदा खून बन गया है तो इसको निकाल दीजिए। तो उन्होंने कुछ ज्यादा निकाल दिया और राष्ट्रपति साहब की मृत्यु हो गई। तो साइंस अपनी गलतियों से खुद सीखती है, मानती है कि हाँ हमारा ये आइडिया था लेकिन गलत हुआ। कुछ जो गलतियां होती रही उनको करेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ स्वार्थ, पैसा, बिक्री, मार्केट और नुकसान, ये सब चीजें हैं। मेरा स्वार्थ है, समाज का नुकसान है, वो इक्विलिब्रियम कहाँ है? ये आप जैसे ये ग्रुप है उनमें मैं हूं, तो ये हल्ला बचाने के लिए, झंडा उठाने के लिए, उसको टेक्निकली कहने के लिए यस आई एम कॉम्पिटेंट कि नहीं आपकी इस दवा से ये परेशानी है, तो वो कभी वक्त आएगा तो बिल्कुल झंडा उठाया जाएगा, कहा जाएगा। धन्यवाद उपेंद्र जी। थैंक यू। इनकी बातों से, उमेंद्र जी की बातों से लगा कि देखो दो चीजें हैं। एक तो अज्ञानता है कि हम उस चीज तक पहुंच नहीं पाए कि उसका कारण क्या है, उसको ढूंढ रहे हैं। कारण मिल जाता है तो उसका इलाज भी मिल जाता है। दूसरा है कि हमें सब चीज पता है, लालच है। लालच की वजह से आदमी ये करता है कि मुझे पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, ये सब का कारण है। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, सब जगह ऐसा ही है। हाँ, ये तो पूरी सोसाइटी का हिस्सा है। अब वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं वो ऊर्जा के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और उसी न्यूक्लियर को लोग जो है वो मानवता का विनाश में भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो आदमी की सोच पे निर्भर करता है कि कौन किस दिशा में बढ़ना चाहता है। लेकिन आज एक चीज हमें बड़ी क्लियर हुई है कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी उतने ही मानवतावादी हैं जितने लोग बाहर से प्रचार कर रहे हैं। और आपस में दोनों ही मिलके आगे बढ़े तो नया पाएगा। क्योंकि जितना गहराई से वैज्ञानिक किसी चीज को जानता है, बाहर आदमी नहीं जान सकता जिसने कभी इन चीजों पर काम नहीं किया हो। लेकिन बाहर का जो उनका एक्सपीरियंस है वो वैज्ञानिक से शेयर करते हैं, तो वैज्ञानिक को भी एक क्लू मिल जाता है और आगे काम करने का हौसला अफजाई होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये साथ मिलके चलने से ही सभी समस्याओं का समाधान होगा, एक दूसरे पे कटाक्ष करने से नहीं होगा। और कोई भी ये कहे कि मैं ही ठीक हूँ, मेरी कृषि नीति को देश अपनाए, मेरी कृषि नीति को ही सब लोग माने, तो वो उनका अहंकार है और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई और सवाल किसी का नहीं है, अभिषेक जी का ही हाथ उठा हुआ है आगे। अभिषेक जी, ये नीचे नहीं किया या कुछ और पूछना चाह रहे हैं? अच्छा। जी। तो मेरा अगर कोई सवाल नहीं है तो प्रेमानंद महाराज जी से मेरा स्पेशल अनुरोध है, आज स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आज के हमारे वक्ता का धन्यवाद करिए और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करें। प्रेमानंद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेन जी। प्रोफेसर साहब आंखें खोलने वाली बात करते हैं हमेशा, आप लोगों की आंखें खोल देते हैं। और हमारे आज जो नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानना चाह रहा था आपका नंबर मिल जाए डॉक्टर साहब का जी, जो आज के वक्ता हैं श्रीमान जी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, मिल जाएगा, चैट बॉक्स में मिल जाएगा। डॉक्टर साहब डाल दीजिए चैट बॉक्स में नंबर अपना, आप जी सभी को आपका नंबर उपलब्ध हो जाए। जी। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने डॉक्टर साहब जी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जानकारियां मिली हैं इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आगे पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बीच में गायब थे आज गंगवार साहब, ये अभी आए दोबारा कहीं घूम फिर के। गंगवार साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं? बरेली? मैं बरेली से हूँ सर, बरेली से। अच्छा।
तो डॉक्टर साहब भी आगरा में रहते हैं, आप सीधा संपर्क करिए उनसे। IVR ही आना जाना होता रहा है मेरा। जी 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 जी। IVR में मैं खूब जाता हूँ, IVR जाता रहता हूँ, जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाता आता रहता हूँ। हाँ, जी उनके डायरेक्टर मेरे देवदत्त क्लास जी। फेलो हैं आजकल, जो त्रिवेणी जी। सर डायरेक्टर हैं। जी ओमेंद्र जी, जी। प्रेमानंद महाराज जी, जी जी प्रेमानंद महाराज जी। हमारे अभी रणवीर भैया ने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे पेड़ों में, आंवले के पेड़ों में फल नहीं आ रहा है, तो मैंने उनके चैट में लिख दिया है जी। कि आप गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र और गोबर को मिक्स करके उसकी जड़ों में डालिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए कितना बेहतर आएगा। ये हमारा अपना अनुभव है, खुद का किया हुआ। बहुत बाकी ये तो बहुत डॉक्टर साहब बताएंगे ही। और एक बार ये मैंने कहा, बाकी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी गलती हमसे वर्धा में हो गई तो उसके लिए पुनः फिर क्षमा मांगता हूँ। नहीं सर, नहीं। और जब मिलूंगा तब क्षमा मांगूंगा दोनों भाइयों से, अपने योगेंद्र जी से भी और आपसे भी, नहीं क्योंकि हो जाती है कभी कभी भूल। तो जो भूल करता है वो छोटा होता है, जो क्षमा कर दे वो बड़ा होता है। अरे हम तो सब मिलके काम कर रहे हैं, कोई नई चीज ढूंढ रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान दिया। ऐसे आते रहिए, सबका मार्गदर्शन करते रहिए। किसानों को हमको बहुत बेहतर बनाना है, ये हमारा सबका संकल्प है। क्योंकि कृषि जब उत्तम होगी तभी हमारा देश भी तरक्की करेगा। हम अपने संसाधनों से, अपने समाज से ज्यादा जब पैदा करेंगे तभी हम कहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे और विदेशों में भी भेज पाएंगे। आज अमेरिका हम पे दबाव बना रहा है कि उसका हम अनाज लें। क्यों लें भाई, हमारे यहाँ खुद ही है पर्याप्त। तो हम तो लेने के मूड में ही नहीं है, और विदेशी कोई भी चीज प्रयोग करने के मूड में ही नहीं है, होना होना चाहिए। हम अपने भारत को खुद ही आत्मनिर्भर बनाएंगे ना। हमारे यहाँ क्या नहीं है, हमारे भारत से बढ़कर लोग आज आगे बढ़े हैं, और हम दूसरों पे आधारित हो जाएं तो ये बात ठीक नहीं है। हमारा ये कहना है। ओमेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः, कि आपने हम सभी को एक रास्ता दिखाने का काम शुरू किया है और हम लोग अपने रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को प्रणाम। मीटिंग का समय पूरा हो चुका है। अब हम सभी लोग धीरे धीरे विदाई लें, और अभिषेक जी से कहेंगे कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें, उसके बाद अगर किसी को कोई चर्चा करनी हो तो कर सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच। उमेंद्र जी, हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद, आपने हमारा बड़ा सहयोग किया। प्रोग्राम चलाना भी प्रोग्राम चलाना भी कोई आसान नहीं है। ये सारे शेर है, शेरों की फौज को संभालना कोई आसान काम नहीं है किसी का। नहीं, कोई जी बात नहीं। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग था, अच्छी मीटिंग रही। चलिए, जी जी जी। ओके। अभिषेक जी अगर सुन रहे हो तो कृपया रिकॉर्डिंग बंद कर दें। वैसे मीटिंग भी बाइंड अप करने का समय हो गया है। जिसको भी जिससे कोई बात करनी होगी अपना टेलीफोन से आपस में संपर्क करके आगे का मार्गदर्शन सलाह करता रहेगा। और टाइम टू टाइम ही मीटिंग हो तो बेहतर है। जी अभिषेक जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया मीटिंग को अपने पास से ही बंद करें, क्योंकि धीरे धीरे जाने में फिर बहुत समय हो जाता है, एक एक लोग लिफ्ट करते हैं जब। नहीं, वो सुबह वाले में दिक्कत आती है महाराज जी। हाँ, ये दिक्कत आती है। चलिए, वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल काम होता है, होस्ट के द्वारा ही हो सकता है। मैं फोन कर रहा हूँ भाई साहब उनको। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करना जरूरी रहता, नहीं तो फिर कोई भी ऐसी बात चली जाती है उसमें। There is one rabbit on the farm.